सो हाय वेलकम बैक एवरीवन। इस वीडियो में हम चैप्टर 17 ऑफ सीए फाइनल कवर करेंगे, दैट इज़ असेसमेंट एंड ऑडिट। सो बेसिकली पहले हम बर्ड्स आई व्यू एक चैप्टर का लेंगे, देन जो क्लास नोट्स हैं क्लास नोट्स हम रेफर करेंगे, उसके साथ कुछ भी अगर कॉन्सेप्ट नोट रेफर करेंगे, कुछ भी अगर एडिशनल पॉइंट होंगे तो मैं साइड बाय साइड वो बता के चलूँगा। ये चैप्टर 4 से 5 मार्क के जनरली इससे क्वेश्चन आते हैं, बट बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन होता है। सो इस चैप्टर को स्किप तो किसी को नहीं करना चाहिए, बट जनरली व्हाट आई हैव सीन कि इसे लोग लास्ट में टेकअप करते हैं, देन ढंग से नहीं कर पाते, है ना। और मतलब इट्स लाइक कि सिंस इसकी बहुत हाई वेटेज नहीं है, लाइक इट्स नॉट लाइक आईटीसी चैप्टर कि आपका 15-20 मार्क्स का इससे आएगा, बट वो 4 to 5 मार्क्स भी ईजी होते हैं। ठीक है, तो आपको ये चैप्टर ढंग से करना चाहिए ताकि वो मार्क्स आप गेन कर सकें। प्लस अपार्ट फ्रॉम एग्जाम, जो ये चैप्टर है इसका प्रैक्टिकल लाइफ में भी बहुत ज़्यादा रिलेवेंस है, बिकॉज इट्स समथिंग जो हर दूसरा जीएसटी के अंदर जो रजिस्टर्ड है उनके साथ ऐसा हो रहा होता है। बिकॉज एएसएमटी और ये जो असेसमेंट स्क्रूटनी ये सब चीज़ें होती हैं, बहुत कॉमन चीज़ें जीएसटी के अंदर। तो आपको एज अ प्रैक्टिकली भी, आपको बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट यू शुड नो अबाउट दिस। सो बेसिकली क्या है कि जीएसटी के अंदर, या फॉर दैट मैटर सर्विस टैक्स वगैरह भी था, तो हम लोग ना ट्रस्ट बेस्ड टैक्सेशन रिजीम में चलते हैं। ट्रस्ट बेस्ड टैक्सेशन रिजीम का मतलब क्या होता है, जो टैक्स पेयर है वो खुद से सेल्फ असेस करेगा अपना टैक्स, खुद से अपना रिटर्न फाइल करेगा, एंड वही एक्सेप्ट कर ली जाएगी सब्जेक्ट टू एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस क्या होंगी, कोई स्क्रूटनी में रिस्क पैरामीटर में आपको लग रहा है कि यहाँ पे शायद गलत रिटर्न फाइल हुई है, या फिर आपको कोई ऑडिट हुआ है, या कोई इन्वेस्टिगेशन से आप ऑफिसर को टिप मिली है कि आपने कुछ फ्रॉड किया है, या फिर कुछ आपने डिस्क्लोजर ढंग से नहीं करे, तो ही वो लोग आएंगे। सो पहले क्या होता था, बिफोर दिस ट्रस्ट बेस्ड टैक्सेशन रजीम की असेसमेंट जो होता था आपका, वो सामने ऑफिसर करता था। बट अब ट्रस्ट बेस्ड रजीम के अंदर आपका सेल्फ असेसमेंट होता है, कुछ एक्सेप्शनल केसेस में आपकी स्क्रूटनी असेसमेंट वगैरह होती है। तो अगर हम इस चैप्टर की शुरुआत करें तो चैप्टर 2 पार्ट में डिवाइडेड है। फर्स्ट इज पार्ट ए असेसमेंट, देन पार्ट बी इज ऑडिट। सो असेसमेंट के अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेक्शन 59। तो बेसिकली असेसमेंट का मतलब होता है डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। ये मीनिंग एक बार आगे भी हम देखेंगे। सेक्शन 59 टॉक्स अबाउट सेल्फ असेसमेंट। तो इसके अंदर ये बताता है कि जो भी रजिस्टर्ड पर्सन है वो अपना टैक्स सेल्फ असेस करेगा और अकॉर्डिंगली रिटर्न फाइल करेगा, ये हम देखेंगे। देन सेकंड जो हम पढ़ेंगे सेक्शन 60 प्रोविजनल असेसमेंट। प्रोविजनल असेसमेंट कब होता है कि जो आपका अगर टैक्स पेयर है वो अनेबल टू डिटरमाइन है या तो वैल्यू ऑफ सप्लाई या फिर टैक्स रेट क्या एप्लीकेबल होना चाहिए, उस केस के अंदर प्रोविजनल असेसमेंट होता है। इसके प्रोविजन डिटेल में भी पढ़ेंगे। देन थर्ड आपको होता है स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न। तो कुछ रिस्क पैरामीटर पे कुछ सिलेक्टेड रिटर्न, सैम्पल साइज रिटर्न सेलेक्ट की जाती हैं, एंड उन रिटर्न्स की स्क्रूटनी करता है प्रॉपर ऑफिसर। वो 61 के अंदर डिटेल स्क्रूटनी का प्रोसीजर उसमें दिया हुआ है, वो कि कैसे नोटिस इशू होगा, रिप्लाई रजिस्टर्ड पर्सन जो फाइल करेगा उसे किस तरीके से एंटरटेन करना है, एंड क्या क्या प्रॉपर ऑफिसर एक्शन ले सकता है। देन चैप्टर 4 के अंदर हम लोग करेंगे असेसमेंट ऑफ नॉन फाइलर ऑफ रिटर्न। तो अगर जो आप एज अ रजिस्टर्ड पर्सन, अगर आप रिक्वायर्ड रिटर्न फाइल करने के लिए और आपने रिटर्न फाइल नहीं करी, तो उस केस में आपका असेसमेंट कैसे होगा। बिकॉज सेक्शन 61 के अंदर तो आपका असेसमेंट तभी हो पाएगा जब आपने रिटर्न फाइल करी है, तभी तो आपके रिटर्न की स्क्रूटनी होगी ना। अगर आपने रिटर्न ही फाइल नहीं करी है तो उस केस में क्या होगा, तो उस केस में सेक्शन 62 के अंदर बेस्ट जजमेंट असेसमेंट पास होगा, वो हम इसमें देखेंगे क्या होता है। देन 63 के अंदर क्या बोलता है कि अब 62 के अंदर तो आप रजिस्टर्ड हो बट आपने रिटर्न फाइल नहीं करी, 63 के अंदर आप रजिस्टर्ड ही नहीं हो, तो उस केस में बट आपको टैक्स पे करना चाहिए था अगर आप लायबल थे, तो बट आप रजिस्टर्ड नहीं हुए, तो उस केस में कैसे असेसमेंट होगा रजिस्टर्ड पर्सन का, वो हम यहाँ पे देखेंगे। उसके बाद समरी असेसमेंट, जैसे फास्ट ट्रैक असेसमेंट भी बोलते हैं, कि वो किन केसेस में होता है, क्या उसके प्रोसीजरल न्यूएंसेस हैं, वो हम देखेंगे सेक्शन 64 के अंदर। एंड देन एक बार असेसमेंट के बाद हम आएंगे पार्ट बी पे, पार्ट बी इज ऑडिट। सो आई डोंट थिंक सो कि ऑडिट का मतलब बताने की ज़रूरत है, बट स्टिल हम कुछ उसमें न्यूएंसेस जो हैं वो देखेंगे। बट स्टिल उसके अंदर फिर हमारा फर्स्ट पार्ट आएगा सेक्शन 65, जो कि टैक्स अथॉरिटीज़ खुद से ऑडिट करती हैं, तो उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, कौन कर सकता है, कब कर सकता है, कितने टाइम में कर सकता है, वो सब हम इसमें पढ़ेंगे। उसके बाद जो सेकंड आता है हमारा स्पेशल ऑडिट। स्पेशल ऑडिट में क्या होता है, बेसिकली टैक्स अथॉरिटीज़ कुछ खुद ऑडिट नहीं करते, वो सीए और सीएम में से ऑडिट करवाने के लिए बोलते हैं। वो कैसे होता है, किन केसेस में होता है, कौन ऑफिसर डायरेक्शन दे सकता है, वो सब चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ेंगे स्पेशल ऑडिट के अंदर। तो ये ब्रॉडली 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। हम क्विकली अपने कॉन्सेप्ट नोट्स पे आ जाएंगे समझने के लिए। तो सबसे पहले ये जो चैप्टर है, ये जो नोट्स हैं, ये मई 26 अटैम्प्ट के लिए फुल्ली अपडेटेड है। फॉर सितंबर 26 जो भी अमेंडमेंट आपकी 1 नवंबर 25 से लेके 28 फरवरी 26 तक होंगी, बिकॉज सितंबर 26 के लिए जो कट ऑफ डेट है दैट इज़ 28 फरवरी 2026, यहाँ तक की अमेंडमेंट आपके लिए एप्लीकेबल होंगी। सो फर्स्ट थिंग, इस चैप्टर में जनरली अमेंडमेंट नहीं आती है, अभी तक भी कोई नहीं आई है। अगर कोई आती है, सर्कुलर आता है, तो आई विल कवर दैट। सो उसके लिए एक अलग से मैं एक पीडीएफ अपलोड कर दूंगा, कोई अमेंडमेंट आती है तो। अभी तक नहीं आई है एज ऑन डेट। सो
या मई 26 वाले इसे फुल्ली रिलाई कर सकते हैं। सितंबर 26 वाले एक बार इस पीडीएफ को या इस वीडियो को देखने से पहले मेरे व्हाट्सएप कम्युनिटी पे ज़रूर देख लेना कि वो मैंने अपडेट कुछ डाला है या नहीं, बट इस चैप्टर में जनरली कोई अपडेट नहीं आता है। व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक मेरा डिस्क्रिप्शन में आ जाएगा। सो नाउ स्टार्टिंग विद चैप्टर। सो बिफोर चैप्टर जस्ट आई विल क्विकली क्लियर सम फंडामेंटल्स। सबसे पहले हमने पढ़ा कि यहाँ पे असेसमेंट, चैप्टर पार्ट ए ही हमारा क्या है, असेसमेंट। तो असेसमेंट का होता क्या है, तो असेसमेंट का मतलब क्या है? तो असेसमेंट को CGST एक्ट सेक्शन 2 सबसेक्शन क्लॉज 11 के अंदर, सब क्लॉज 11 के अंदर इन्होंने डिफाइन किया हुआ है, सेक्शन 2 क्लॉज 11 के अंदर। इसके अंदर ये क्या बोलते हैं, इस डेफिनेशन के दो पार्ट हैं। पहला मीन्स पार्ट की एक्सक्लूसिव, इसका मतलब क्या है, प्लस इंक्लूड्स पार्ट की इसका मतलब क्या होता है, प्लस क्या क्या ये इंक्लूड करता है। तो मीन्स में तो उन्होंने बोला है कि डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी, असेसमेंट मीन्स डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। इंक्लूड्स में ये बोलते हैं कि सेल्फ असेसमेंट भी इंक्लूड होगा, आपका री असेसमेंट भी इंक्लूड होगा, प्रोविजनल असेसमेंट भी इंक्लूड होगा, समरी असेसमेंट भी इंक्लूड होगा, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट भी इंक्लूड होगा। तो ताकि कोई डाउट ना आए या कुछ भी इशू ना हो, तो उन्होंने क्या बोला, मीन्स में तो जनरल मीनिंग लिखा, इंक्लूड्स में उन्होंने पूरा सारे जितने तरह के असेसमेंट GST के अंदर होते हैं वो सब उन्होंने यहाँ पे लिख दिए। देन अब एक चीज़ बार बार हम पढ़ेंगे, एक जो टर्म बार बार यूज़ होगी इन सेक्शंस के अंदर वो होगी प्रॉपर ऑफिसर। तो हमें पता होना चाहिए प्रॉपर ऑफिसर होता क्या है। तो सेक्शन 2 क्लॉज 91 के अंदर प्रॉपर ऑफिसर को डिफाइन किया गया है। वो क्या बोलता है, प्रॉपर ऑफिसर इन रिलेशन टू एनी फंक्शन टू बी परफॉर्म्ड अंडर दिस एक्ट। तो बेसिकली पहले तो ये बोलना चाह रहे हैं प्रॉपर ऑफिसर इन रिलेशन टू एनी फंक्शन होगा। इन जनरल कोई प्रॉपर ऑफिसर नहीं होगा, डिफरेंट सेक्शन के लिए डिफरेंट प्रॉपर ऑफिसर हो सकते हैं और हैं भी। तो क्या बोलता है, अंडर दिस एक्ट मीन्स, तो इसे भी दो तरीके से उन्होंने किया है। तो मीन्स में इन्होंने क्या बोला है, कमिश्नर, तो कमिश्नर प्रॉपर ऑफिसर होगा, और या तो कमिश्नर होगा या फिर कोई भी सेंट्रल टैक्स ऑफिसर हु इज ऑथराइज्ड, हु इज असाइंड दैट फंक्शन बाय द कमिश्नर। तो या तो कमिश्नर खुद होगा या फिर कोई भी ऐसा सेंट्रल टैक्स ऑफिसर जिसे कमिश्नर ने वो पर्टिकुलर फंक्शन असाइन किया है। ये फंक्शन असाइन करने के लिए सर्कुलर नंबर 3 2017 में इशू हुआ था। इस सर्कुलर के अंदर अलग अलग सेक्शन के लिए अलग अलग रैंक के ऑफिसर को, सुपरिटेंडेंट प्रॉपर ऑफिसर होगा फॉर द पर्पस ऑफ दीज सेक्शंस, इंस्पेक्टर प्रॉपर ऑफिसर होगा फॉर द पर्पसेस ऑफ दीज सेक्शंस। तो ऐसे ऐसे करके उन्होंने सर्कुलर के अंदर पूरे फंक्शन असाइन कर रखे हैं। नाउ वील कम टू नोट्स। सबसे पहले अगेन सेक्शन 59 सेल्फ असेसमेंट। रजिस्टर्ड पर्सन रिक्वायर्ड टू डू सेल्फ असेसमेंट। तो जो भी रजिस्टर्ड पर्सन सबको सेल्फ असेसमेंट करना है। तो ये सेक्शन क्या बोलता है, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन। तो अगेन ये सेक्शन 59 सिर्फ रजिस्टर्ड पर्सन पे ही लगेगा। इफ़ यू आर अ पर्सन हु इज़ लायबल टू रजिस्टर्ड बट आपने रजिस्ट्रेशन लिया नहीं है तो आप पे ये सेक्शन नहीं लगेगा। शेल हिमसेल्फ असेस द टैक्स पेएबल बाय हिम फॉर अ टैक्स पीरियड। तो एक टैक्स पीरियड के लिए जो भी टैक्स पेएबल है वो खुद ही असेस करेगा, एंड वो सेल्फ असेसमेंट करने के बाद अपने रिटर्न फाइल करेगा सेक्शन 39 के। सेक्शन 39 में कौन सी रिटर्न होती है, GST या 3B। तो सेल्फ असेसमेंट का मतलब क्या है कि जो भी रजिस्टर्ड पर्सन है वो अपनी टैक्स लाइबिलिटी को असेस करेगा एंड देन अकॉर्डिंगली वो GST या 3B फाइल करेगा। तो दिस इज सेल्फ असेसमेंट। सो इसमें कुछ पॉइंट्स हम देख लेते हैं एक बार सेल्फ असेसमेंट वाले में। सो बेसिकली अगेन सेल्फ असेसमेंट का मतलब है कि खुद रजिस्टर्ड पर्सन सेल्फ असेस करेगा, प्रॉपर ऑफिसर नहीं करेगा। अब सेल्फ असेसमेंट जो करेगा उसके अंदर वो क्या क्या चीज़ डिटरमाइन करेगा। तो हमने पढ़ा था असेसमेंट का मतलब क्या होता है, डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। सेल्फ असेसमेंट का मतलब होगा खुद से डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन ऑफ व्हाट? सो डिटर्मिनेशन क्या करेगा, वो सबसे पहले ये देखेगा कि ट्रांजैक्शन मेरी शेड्यूल 3 के अंदर है, नो सप्लाई ट्रांजैक्शन तो नहीं है। प्लस वो देखेगा मेरी ट्रांजैक्शन टैक्सेबल है या नॉन टैक्सेबल है। नॉन टैक्सेबल कौन सी होती हैं, तो एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, या फिर जो आपके 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होते हैं वो वाले की वो वाली ट्रांजैक्शन तो नहीं है। प्लस वो क्लासिफिकेशन देखेगा क्या गुड्स है या सर्विस है। प्लस फिर वो देखेगा कोई एग्जाम्पशन तो एप्लीकेबल नहीं है मेरे ऊपर। ऐसे वो देखेगा कि जो मैं अपने सप्लाईज करता हूँ क्या वो FCM में फॉरवर्ड चार्ज में टैक्सेबल है, रिवर्स चार्ज में टैक्सेबल है। सिमिलरली इनवर्ट सप्लाई के लिए वो अपनी देखेगा। देन वो वैल्यूएशन ढंग से फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा है, वैल्यूएशन प्रॉपर देखेगा। वो ITC से एडमिसिबल है नहीं, सब सेल्फ असेस करेगा वो। प्लस इन सब के बेसिस पे वो अपनी नेट टैक्स लायबिलिटी डिटरमाइन करेगा। सो दैट इज सेल्फ असेसमेंट। प्लस अब इसमें एक चीज़ बेसिक डिस्टिंक्शन है, जो आपकी लायबिलिटी होती है वो डिस्क्लोज होती है, रिपोर्ट होती है GSTR 1 के अंदर, बट उसके ऊपर जो टैक्स पे होता है वो GSTR 3B के अंदर पे होता है। जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने यहाँ पे रखा है। उसके बाद हम नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं, सेक्शन 60। सो प्रैक्टिकली उतना यूज़ नहीं होता ये सेक्शन, बट स्टिल सिलेबस में है तो विल स्टडी। तो प्रोविजनल असेसमेंट का मतलब क्या है? सो प्रोविजनल असेसमेंट का मतलब क्या है कि अभी हमने ये आपका फिलहाल टेम्प्रेरी असेसमेंट कर दिया है, फ्यूचर में आपका फाइनल असेसमेंट करेंगे। तो प्रोविजनल असेसमेंट कब हो सकता है? तो ये क्या बोलता है सेक्शन जो है, सेक्शन बोलता है टैक्सेबल पर्सन इज अनेबल टू डिटरमाइन। तो जो टैक्सेबल पर्सन है जिसका असेसमेंट होना है, ही इज़ अनेबल टू डिटरमाइन। अनेबल टू डिटरमाइन व्हाट? या तो जो आपकी टैक्सेबल
वैल्यू है गुड्स और सर्विसेज की, वो वैल्यू नहीं बता डिटरमाइन कर पा रहा है, या फिर उनके ऊपर क्या टैक्स रेट लगेगा वो आपका डिटरमाइन नहीं हो पा रहा है, तो इन दैट केस आप प्रोविजनल असेसमेंट के लिए जा सकते हो। यहाँ पे जो अनेबल टू डिटरमाइन है ना, इसका एक सिग्निफिकेंस है जो अभी हम एक बार ये सेक्शन करने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि उसका सिग्निफिकेंस का मतलब क्या है। तो बेसिकली अनेबल टू डिटरमाइन को किस तरीके से हम पढ़ेंगे, पहले हम देख लेते हैं कि प्रोविजनल असेसमेंट का प्रोसीजर क्या है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकली तो अगेन ये सेक्शन इतना कोई यूज़ नहीं करता है। देन स्टेप 1 क्या होगा, सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर प्रोविजनल असेसमेंट फाइल होगी। एप्लीकेशन ऑफ प्रोविजनल असेसमेंट में क्या होगा, रजिस्टर्ड पर्सन जो है वो कॉमन पोर्टल के ऊपर आपकी एप्लीकेशन फाइल करेगा। उस एप्लीकेशन के अंदर वो रीजंस बताएगा कि उसे प्रोविजनल असेसमेंट के अंदर क्यों टैक्स पे करना है, मतलब बेसिकली क्यों वो अनेबल है टू डिटरमाइन दी वैल्यू, या फिर आपका टैक्स रेट क्यों डिटरमाइन नहीं कर पा रहा है। एंड वो जो एप्लीकेशन होगी इट शैल बी अकम्पनीड बाय सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। देन जो आपकी स्टेप 2 है दैट इज इन्फॉर्मेशन फॉर प्रोविजनल असेसमेंट। अगर कोई भी एडिशनल डॉक्यूमेंट या इन्फॉर्मेशन प्रॉपर ऑफिसर को लगता है रिक्वायर्ड है, तो प्रॉपर ऑफिसर एक नोटिस आपको भेजेगा एंड जो रजिस्टर्ड पर्सन है उसको उस नोटिस के रिस्पॉन्स में एक रिप्लाई फाइल करना होगा। देन स्टेप 3 होता है प्रोविजनल असेसमेंट। अब एक्चुअली प्रोविजनल असेसमेंट होगा तो जो प्रॉपर ऑफिसर है वो एक ऑर्डर पास करेगा। उस ऑर्डर में क्या करेगा, उस ऑर्डर में वो अलाउ करेगा पेमेंट ऑफ टैक्स ऑन प्रोविजनल बेसिस। एंड जो ऑर्डर होगा वो इंडिकेट करेगा क्या क्या, दो चीज़ें। फर्स्ट तो वो इंडिकेट करेगा क्या ही क्या, तो आपने वैल्यू के लिए गए थे तो क्या वैल्यू है, अगर टैक्स रेट के लिए गए थे तो क्या टैक्स रेट है जिसके बेसिस पे प्रोविजनल असेसमेंट हुआ है। एंड नॉट और एंड की उस दूसरी चीज़ भी करेगा क्या, अमाउंट फॉर विच बॉन्ड इज टू बी एग्जीक्यूटेड। तो बेसिकली प्रोविजनल असेसमेंट में क्या बोलते हैं कि अब आपका हमने फाइनल टेम्प्रेरी असेसमेंट प्रोविजनल असेसमेंट अभी कर दिया, फ्यूचर में फाइनल असेसमेंट करेंगे, हो सकता है फाइनल असेसमेंट में टैक्स लाइबिलिटी ज़्यादा है, टू सिक्योर दैट आपको एक बॉन्ड फर्निश करना होता है अलॉन्ग विद बैंक गारंटी। तो वो ये बोल रहा है कि जो वो ऑर्डर होगा उस ऑर्डर के अंदर, प्रोविजनल ऑर्डर के अंदर वो अमाउंट भी मेंशन होगी कि जिस अमाउंट के लिए बॉन्ड एग्जीक्यूट हुआ है, प्लस सिक्योरिटी जो भी बैंक गारंटी की है, प्लस प्रोविजन बोलते हैं सिक्योरिटी जो होती है वो मैक्सिमम 25% ऑफ बॉन्ड अमाउंट हो सकती है, उसके ज़्यादा नहीं हो सकती। तो अगर बॉन्ड अमाउंट आपका 100 है तो सिक्योरिटी 25 रुपीज़ से ज़्यादा की नहीं होगी। देन फर्निशिंग ऑफ बॉन्ड, अब यही इसमें बता रखा है कि जब एक बार प्रोविजनल असेसमेंट ऑर्डर आ गया है उसके अंदर उसने लिखा होगा कि किस अमाउंट के लिए बॉन्ड फर्निश होना है। तो जो रजिस्टर्ड पर्सन है बॉन्ड फर्निश करेगा, बॉन्ड एग्जीक्यूट करेगा, बाइंड करेगा अपने आप को खुद के लिए, किस चीज़ के लिए, पेमेंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन जो आपका प्रोविजनल असेसमेंट के हिसाब से टैक्स आया प्लस जो फाइनल असेसमेंट के हिसाब से टैक्स आएगा, अगर उनके बीच में कोई भी डिफरेंस है तो उस डिफरेंस को वो पे करेगा, उसके रिगार्डिंग वो एक बॉन्ड फर्निश करेगा। देन कुछ इसमें नोट्स हैं। पहला नोट्स क्या है कि जो आपने अगर कोई भी बॉन्ड, लेट सपोज आपने CGST एक्ट के अंदर फर्निश कर दिया, या फिर आपने SGST एक्ट के अंदर फर्निश कर दिया, या फिर आपने IGST एक्ट के अंदर फर्निश कर दिया, तो ये डीम टू बी अ बॉन्ड फर्निश अंदर अदर एक्ट एज वेल। मतलब आपको हर एक्ट के अंदर CGST SGST IGST के एक्ट के अंदर अलग अलग बॉन्ड फर्निश करने की जरूरत नहीं है, आप एक एक्ट के अंदर फर्निश कर दो, इट शैल बी डीम टू बी अ बॉन्ड फर्निश अंदर अदर एक्ट एज वेल। सेकेंड जो आपकी अमाउंट होगी बॉन्ड के अंदर उसका आपका टैक्स का अमाउंट भी आएगा प्लस सेस का अमाउंट भी आएगा। देन अब आपने प्रोविजनल असेसमेंट ऑर्डर पास कर दिया, अब आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए किस लिए, फाइनल असेसमेंट ऑर्डर पास करने के लिए। तो अब उसके लिए क्या करेगा, प्रॉपर ऑफिसर एक नोटिस देगा जिसमें वो इन्फॉर्मेशन मांगेगा फाइनल असेसमेंट की, एंड अकॉर्डिंगली जो फाइनल असेसमेंट ऑर्डर है उसके अंदर वो पास कर देगा, और उस ऑर्डर के अंदर वो लिखेगा कि फाइनली अब रजिस्टर्ड पर्सन को क्या अमाउंट पे करनी है। इसमें जो नोट है हमारा, इसमें क्या है, अब टाइम लिमिट की फाइनल असेसमेंट ऑर्डर कितने दिन के अंदर आना चाहिए। तो जिस दिन आपका प्रोविजनल असेसमेंट ऑर्डर आया था उसके विदिन 6 मंथ के अंदर आपका फाइनल असेसमेंट ऑर्डर आ जाना चाहिए। जिस दिन आपका प्रोविजनल असेसमेंट ऑर्डर कम्युनिकेट आपको किया गया था उसके विदिन 6 मंथ के अंदर आपका फाइनल असेसमेंट ऑर्डर आ जाना चाहिए। दैट इज़ द जनरल रूल। बट इसकी एक्सेप्शन भी है कि जो 6 मंथ का पीरियड है इसे फर्दर 6 मंथ के पीरियड से एक्सटेंड कर सकता है कौन, जॉइंट या एडिशनल कमिश्नर। तो आपको इनिशियली जो पीरियड मिला है वो 6 मंथ का मिला है, अब आपको लेकिन इसे फर्दर एक्सटेंड कराना है 6 मंथ से। तो इस 6 मंथ से फर्दर एक्सटेंशन कर सकता है या तो जॉइंट कमिश्नर या एडिशनल कमिश्नर। लेकिन अब आपको क्या करना है, आपको 6 मंथ प्लस 4 ईयर्स, यानी आपको 4 ईयर्स का एक्सटेंशन और चाहिए। तो 4 ईयर्स जो एक्सटेंड कर सकता है वो आपका कमिश्नर के पास पावर है, वो एक्सटेंड कर सकता है। तो यानी टोटल 5 ईयर का टाइम है फ्रॉम दी कम्युनिकेशन ऑफ प्रोविजनल असेसमेंट ऑर्डर। बट इनिशियल 6 मंथ बिना किसी परमिशन के, नेक्स्ट 6 मंथ सिर्फ जॉइंट कमिश्नर या एडिशनल कमिश्नर एक्सटेंड कर सकते हैं। फर्दर जो नेक्स्ट 4 ईयर्स हैं वो सिर्फ एक कमिश्नर एक्सटेंड कर सकता है। अब आपका फाइनल असेसमेंट ऑर्डर आ गया एंड नाउ देयर a difference between the amount payable as per final assessment order and the provisional assessment order। तो उस केस में क्या होगा, तो दो केस हो सकते हैं, या तो फाइनल असेसमेंट अमाउंट ज़्यादा है प्रोविजनल के कंपैरिजन में, या फिर उसमें कम है। सबसे पहला हम केस देख लेते हैं, अगर टैक्स लाइबिलिटी है जो फाइनल असेसमेंट ऑर्डर की इज़ हायर देन दी प्रोविजनल असेसमेंट। तो इसमें बेसिकली क्या है,
जो आपकी टैक्स लाइबिलिटी है फाइनल असेसमेंट ऑर्डर की वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू प्रोविजनल असेसमेंट ऑर्डर। तो आप डिफरेंशियल पे कर दो प्लस उसका इंटरेस्ट पे कर दो। बट एक बार देखते हैं क्या बोलता है। तो ये बोलता है इन एडिशन टू डिफरेंशियल टैक्स, तो डिफरेंशियल टैक्स तो पे करना ही करना है। इंटरेस्ट एट द स्पेसिफाइड रेट, अब ये स्पेसिफाइड रेट जो है आपका सेक्शन 50 के अंदर रेट स्पेसिफाई है, दैट इज़ योर 18%, तो वो आपका इंटरेस्ट इसमें लग जाएगा। विल ऑल्सो बी पेबल बाय द टैक्सेबल पर्सन। अभी इंटरेस्ट पे कब से करना है, कंप्यूटेशन किस दिन से करनी है, तो ये बोलता है फ्रॉम द फर्स्ट डे आफ्टर द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स टिल द डेट ऑफ एक्चुअल पेमेंट ऑफ टैक्स। तो लेट्स सपोज जो मेरी रिटर्न थी वो अप्रैल मंथ की थी, इस रिटर्न के रिस्पेक्ट में मैंने प्रोविजनल असेसमेंट कराया था, तो इस रिटर्न को फर्निश करने की जो मेरी डेट थी वो 28 मई थी, ठीक है। तो वो क्या बोलता है जो आपके ऊपर डिफरेंशियल अमाउंट पे इंटरेस्ट लगेगा वो लगेगा आपका 21 मई से लेके टिल दी एक्चुअल डेट ऑफ पेमेंट, यानी जब फाइनल असेसमेंट आने के ऑर्डर आने के बाद आप पेमेंट कर दोगे तो उसकी जो एक्चुअल डेट ऑफ पेमेंट होगी तब तक का आपके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा। और एक इंटरेस्टिंग बात और ये बोलता है वेदर सच अमाउंट इज पेड बिफोर और आफ्टर द इशुएंस ऑफ ऑर्डर फॉर फाइनल असेसमेंट। ये क्या बोल रहा है कि जो डिफरेंशियल अमाउंट पे टैक्स लगे इंटरेस्ट लगेगा वो इररेस्पेक्टिव लगेगा ही लगेगा, चाहे आपने पहले भी टैक्स क्यों पे ना कर दिया हो। इसमें एक एग्जांपल मैं लेके बताता हूँ। जैसे मेरा फाइनल असेसमेंट ऑर्डर आया है यहाँ पे, ठीक है, ये मेरा फाइनल असेसमेंट है, ये मेरा प्रोविजनल असेसमेंट था। लेट्स सपोज मैंने खुद ही एस्टिमेट किया और मैंने एक डिफरेंशियल टैक्स यहाँ पे कर दिया, मेरा फाइनल असेसमेंट इस टैक्स को पे करने के बाद आया, तो ये बोलते हैं इवन देन आपका इंटरेस्ट पूरे पीरियड का लगेगा। ऐसा नहीं होगा कि इंटरेस्ट नहीं लगेगा, लगेगा प्लस पूरे पीरियड का लगेगा। तो ये ऐसा क्यों डाला हुआ है इन्होंने, सो देयर वाज अ जजमेंट इन द केस ऑफ सीएट लिमिटेड, जो कि बॉम्बे हाई कोर्ट का जजमेंट था विच वाज लेटर अफर्म्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट। इस केस को ओवरराइड करने के लिए, तो ये सेंट्रल एक्साइज का जजमेंट था, इस केस को ओवरराइड करने के लिए इस केस से एक लर्निंग लेके गवर्नमेंट ने स्पेसिफिकली प्रोविजन डाला वेदर सच पेमेंट इज पेड बिफोर और आफ्टर द इशुएंस ऑफ फाइनल असेसमेंट ऑर्डर। ये एक बार इस केस में एक्चुअल में क्या था वो मैं बताता हूँ, पहले हम ये सेक्शन पूरा कर लेते हैं। केस 2 क्या बोलता है, वेयर द टैक्स लाइबिलिटी एज पर फाइनल असेसमेंट इज लेस देन द प्रोविजनल असेसमेंट। अब जो मेरी फाइनल असेसमेंट के हिसाब से लाइबिलिटी है दैट इज लेस देन माई प्रोविजनल असेसमेंट, उस केस में क्या होगा, तो उस केस में क्या बोलता है रजिस्टर्ड पर्सन शेल फाइल रिफंड एप्लीकेशन। तो जो आपने एक्सेस टैक्स पे किया उसके लिए आप रिफंड एप्लीकेशन फाइल करोगे, एंड इफ सच रिफंड इज नॉट पेड विद इन 60 days फ्रॉम द डेट ऑफ रिफंड एप्लीकेशन देन आपको 9% का इंटरेस्ट मिल जाएगा फ्रॉम 61st डे। ये नॉर्मल रिफंड का जो हम 56 सेक्शन पढ़ते हैं 54 पढ़ते हैं उसके साथ पढ़ते हैं। और 56 के अंदर जो मैंने एक वीडियो डाला था 56(1) के अंदर एक प्रोवाइजो है जो बोलता है कि अगर आपका रिफंड कॉन्सिक्वेंट टू एन एडजुडिकेशन ऑर्डर एपीलेट ऑर्डर आया है तो आपको 9% का इंटरेस्ट मिलेगा। तो उस प्रोवाइजो के अंदर ये इंटरेस्ट मिलता है, 9% का इंटरेस्ट मिलता है फ्रॉम 61st डे फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन आपको इंटरेस्ट मिलेगा। तो बेसिक रिफंड इंटरेस्ट मिलेगा। बेसिकली रिफंड ऑटोमेटिकली राइज नहीं होगा, एक बार फाइनल असेसमेंट ऑर्डर आने के बाद अगर आपने एक्सेस टैक्स पे कर रखा है तो इन दैट केस आपको रिफंड अप्लाई करना पड़ेगा सेक्शन 54 के अंदर। एंड स्टिल अगर 60 days के अंदर नहीं मिलता तो फ्रॉम 61st डे आपको 9% का इंटरेस्ट मिलेगा। देन अब फाइनल असेसमेंट ऑर्डर आ गया, तो मैंने इनिशियली एक सिक्योरिटी दी थी और मैंने बॉन्ड फर्निश किया था, उसका क्या, तो ये बोलते हैं आफ्टर इशुएंस ऑफ फाइनल असेसमेंट ऑर्डर द रजिस्टर्ड पर्सन में फाइल एन एप्लीकेशन फॉर द रिलीज ऑफ सिक्योरिटी। ठीक है, तो उस एप्लीकेशन फाइल कर देगा। उसके बाद प्रॉपर ऑफिसर क्या करेगा, वो इंश्योर करेगा कि रजिस्टर्ड पर्सन हैज पेड द अमाउंट डिटरमाइंड इन द फाइनल असेसमेंट ऑर्डर अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट। एंड एक बार वो सेटिस्फाई हो गया इस चीज़ से तो वो एक ऑर्डर दे देगा विद इन 7 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन। किस चीज़ का ऑर्डर दे देगा, सिक्योरिटी रिलीज करने का ऑर्डर दे देगा। अब इसमें ना हम कुछ वो पढ़ेंगे कि वो कौन से केसेस, कुछ जैसे मैंने सीएट लिमिटेड का केस लो बताया, फिर मैंने बताया कि अनेबल टू डिटरमाइन को किस तरीके से हम लोग पढ़ते हैं, तो वो सब चीज़ें एक बार हम गो थ्रू करेंगे फॉर दी अंडरस्टैंडिंग। शायद एग्जाम परस्पेक्टिव से उतना ज़्यादा रेलेवेंट ना हो बिकॉज अभी तक व्हाट आई हैव सीन ICAI उतना ज़्यादा नहीं पूछता एक्सेप्ट फॉर दिस जनवरी 26 अटेम्प्ट। बट हाँ, अब शायद वो लोग आगे भी पूछें उस तरीके से। सो लेट्स गो टू दी क्लास नोट्स टैब। सो अब इसमें क्या होता है, इसमें जो सबसे पहली चीज़ थी जो हमने इसमें देखी हुई थी, जो एक्सप्रेशन यूज है वो अनेबल टू डिटरमाइन। तो अनेबल टू डिटरमाइन का मतलब डिफिकल्ट टू डिटरमाइन नहीं है। सो देयर मस्ट एग्जिस्ट सम रीजन जिसकी वजह से आप डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हैं। मैं एक एग्जांपल देके बताता हूँ। तो एक वो होता है बस बार। ठीक है, बस बार क्या होता है, कुछ नहीं होता, मेटल स्ट्रिप्स होती हैं, है ना। ये जो मेटल स्ट्रिप्स होती हैं जनरली क्या होता है, ये ऐसे एक स्ट्रिप होती है ऐसे ऐसे करके, ठीक है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी आती है और ये अलग अलग जगह पे यहाँ से ट्रांसमिट हो जाती है। ठीक है, अभी जो चिप होती है, जो स्क्रिप्ट होती है, इस स्क्रिप्ट की जो वैल्यू होती है वो डिटरमाइन होती है कि इसके अंदर कितना कॉपर का कंटेंट है।
ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, कोई मिस्टर एक्स है, वो इसे सप्लाई करते हैं मिस्टर वाई को, ठीक है। अब मिस्टर वाई फिर बेसिस इन चिप इनका एक टेस्ट कराता है, उसकी एक टेस्ट रिपोर्ट आती है, और टेस्ट रिपोर्ट आने में थोड़ा टाइम लगता है। जब उसका रिपोर्ट आ जाती है कितने परसेंटेज कॉपर है, डिपेंडिंग ऑन दैट इसकी वैल्यू डिटरमाइन होती है। प्लस काफ़ी बार ऐसा भी हो सकता है कि परसेंटेज ऑफ कॉपर के बेसिस पे टैक्स रेट भी डिफरेंट डिफरेंट हो। तो जब आपने सप्लाई किया उस टाइम पे आपको नहीं पता कि किस तरीके से होता है, तो उस केस में क्या करोगे, आप प्रॉपर ऑफिसर के पास जाओगे कि मेरा प्रोविजनल असेसमेंट करता हूँ, और जब ये टेस्ट रिपोर्ट आ जाएगी जब आप मेरा फाइनल असेसमेंट कर देना। तो इस तरह के केसेस यहाँ पे कवर होते हैं। मीनिंग देयर बाय जस्ट डिफिकल्टी है, इसका मतलब ये नहीं आप प्रोविजनल असेसमेंट में चल जाओ। देयर शुड बी सम अब्सेंस ऑफ फैक्ट, कि आपके पास फैक्ट्स नहीं है प्रॉपर जिसके बेसिस पे आप कर सको। देन सबसे पहले अब इसमें कंफ्यूजन आ सकता है कि एडवांस रूलिंग में भी तो हम इस चीज़ के लिए जाते हैं। तो हाँ, कुछ टॉपिक्स जैसे वैल्यू हम एडवांस रूलिंग में ही पता कर सकते हैं, रेट ऑफ टैक्स हम एडवांस रूलिंग में ही पता कर सकते हैं। तो ये दो चीज़ों में ओवरलैप है, बट लेकिन प्रोविजनल असेसमेंट सब्स्टिट्यूट नहीं है एडवांस रूलिंग का, ठीक है। और ये जो फैसिलिटी होती है प्रोविजनल असेसमेंट की, ये सिर्फ आपकी वैल्यू डिटरमाइन करने के लिए, टैक्स रेट डिटरमाइन करने के लिए, और किसी चीज़ के लिए नहीं। आपको टाइम वैल्यू ऑफ मनी पता करना है, आपको आईटीसी मिलेगा नहीं मिलेगा ये सब पता करना है, तो आप उसके लिए प्रोविजनल असेसमेंट में नहीं जा सकते। प्रोविजनल असेसमेंट सिर्फ आप वैल्यू के लिए, वैल्यू ऑफ सप्लाई के लिए या फिर टैक्स रेट के लिए जा सकते हो। उसके बाद अब इस प्रोविजन के अंदर ना बेसिकली इन्होंने क्या बोला, हमने पढ़ा कि जॉइंट कमिश्नर या एडिशनल कमिश्नर 6 मंथ से एक्सटेंड कर सकता है, कमिश्नर 4 ईयर से एक्सटेंड कर सकता है। तो अगर वो एक्सटेंड करते हैं तो लेट आपकी इंटरेस्ट लाइबिलिटी बढ़ जाएगी, तो आपका फॉल्ट भी नहीं है। लेट सपोज आपके पास प्रोविजनल असेसमेंट ऑर्डर आया, उसके थोड़े दिन बाद ही आपने एक्स्ट्रा टैक्स भी पे कर दिया, कि आपको लग रहा था कि शायद ज़्यादा टैक्स बनेगा तो आपने पे कर दिया, बट जो फाइनल असेसमेंट ऑर्डर आया वो 4 साल बाद आया। तो इवन दो आप टैक्स पे कर चुके हो, बट जस्ट बिकॉज उन्होंने खुद ने एक्सटेंशन कर लिया 4 साल का, आपको इंटरेस्ट पूरा पे करना पड़ेगा। तो ये एक गलत है इसमें। C8 लिमिटेड का केस जो मैंने बताया था, तो इसमें क्या है, तो सेंट्रल एक्साइज में क्या होता था, जैसे कोई ऑटो मैन्युफैक्चरर है, कार मैन्युफैक्चरर है, ये लोग सप्लाई कर देते थे, और ईयर एंड पे एक डिस्काउंट सर्टिफिकेट होता था जो कि एक कॉस्ट अकाउंटेंट देता था, सर्टिफाई करता था। उस डिस्काउंट के बेसिस पे इनकी फाइनल वैल्यू डिटरमाइन होती थी जो पूरे साल में सप्लाई किया है। तो इस केस में क्या था कि प्रोविजनल असेसमेंट जब सप्लाई किया, इन्होंने 1 लाख का किया, लेट्स सपोज 1 लाख की टैक्स लाइबिलिटी बनी प्रोविजनल असेसमेंट में। उसके कुछ टाइम बाद इन्हें अपने कंप्यूटेशन के वगैरह, क्योंकि अल्टीमेटली कंप्यूटेशन तो इनका अपना है ना, इन्हें पता चल गया कि हम इतना डिस्काउंट देने वाले हैं, तो अकॉर्डिंगली जो हमारी फाइनल वैल्यू होगी उस पर जो हमारा टैक्स बनेगा वो 1,20,000 बनेगा। तो उन्होंने बीच में ही 1,20,000 का 20,000 एक्स्ट्रा का टैक्स पे कर दिया। फिर थोड़े टाइम बाद फाइनल असेसमेंट ऑर्डर आया 1,20,000 का। तो इन्होंने क्या बोला हाई कोर्ट के सामने, इन्होंने बोला कि जो लैंग्वेज है वो लैंग्वेज यूज़ है कि आपको इंटरेस्ट पे करना हो किस पे, टैक्स विच बिकम्स पेएबल कॉन्सिक्वेंट टू द फाइनल असेसमेंट ऑर्डर। तो इन्होंने बोला फाइनल असेसमेंट ऑर्डर आने के बाद जो टैक्स पेएबल है उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। बट जो फाइनल असेसमेंट ऑर्डर आया, ये तो इससे पहले टैक्स पे कर चुके थे सारा का सारा, तो फाइनल असेसमेंट ऑर्डर की वजह से टैक्स पेएबल कुछ भी नहीं बना। तो इन्होंने कहा सिंस टैक्स पेएबल कुछ नहीं बना तो हम इंटरेस्ट भी नहीं देंगे आपको। तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने इन्हें बोला कि हाँ ये इंटरप्रिटेशन सही है, वो बॉम्बे हाई कोर्ट का जजमेंट सुप्रीम कोर्ट से भी अफर्म हुआ। तो वैसी सिचुएशन यहाँ पे ना आ जाए, इस वजह से इन्होंने ये प्रोविजन क्लियरली रखा कि इररिस्पेक्टिव आपने चाहे टैक्स पहले पे कर दिया चाहे बाद में पे कर दिया था, आपको डिफरेंशियल पे इंटरेस्ट तो पे करना पड़ेगा। सो दिस इज नथिंग बस प्रोविजनल असेसमेंट। एग्जाम पर्सपेक्टिव से आप इसे रीड कर सकते हो, इवन छोटा ही है वैसे तो पूरा भी कर सकते हो, तो क्रोनोलॉजी में चलता है, इट्स नॉट समथिंग जो बहुत डिफिकल्ट है, बट प्रैक्टिकली इट्स नॉट दैट रेलिवेंट। नाउ जो नेक्स्ट सेक्शन आता है काफ़ी अच्छा एक सेक्शन है, सेक्शन 61 स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न्स। तो इसमें क्या बोलता है, तो बेसिकली हमने पढ़ा कि जीएसटी सेल्फ असेसमेंट रिजीम पे चलता है। तो अब इन्होंने क्या कर रखा है ना, कुछ सिस्टम में एनेबलमेंट कर रखे हैं, रिस्क पैरामीटर्स डिफाइन कर रखे हैं सिस्टम में, वो ऑटोमेटिक रिटर्न सेलेक्ट करते हैं स्क्रूटनी के लिए, फिर वो प्रॉपर ऑफिसर के पास जाती हैं, जुरिसडिक्शनल प्रॉपर ऑफिसर के पास, वो उनकी स्क्रूटनी करता है, और फिर उसके बाद कोई डिस्क्रिपेंसी वगैरह होती है तो उसे डील करता है, हम देखेंगे कैसे करता है। तो सेक्शन 61 के सबसे पहले क्या बोलता है, प्रॉपर ऑफिसर में सिलेक्ट एनी रिटर्न, बट अगर सिस्टम से लेट सपोज उसके पास कोई रिटर्न गई तो क्या उसे स्क्रूटनाइज करनी ही पड़ेगी या नहीं। तो इसमें क्या बोलते हैं कि सिस्टम के अंदर हमने कुछ डिफाइंड पैरामीटर्स दे रखे हैं, उन पैरामीटर्स के बाद आपकी रिटर्न स्क्रूटनाइज होगी, ठीक है, मतलब रिटर्न स्क्रूटनाइज नहीं होगी, रिटर्न सेलेक्ट होगी। अब रिटर्न सेलेक्ट हो जाएगी तो जुरिसडिक्शनल प्रॉपर ऑफिसर के पास चली जाएगी। नाउ प्रॉपर ऑफिसर को अपना माइंड भी अप्लाई करना है और उसको देखना है कि क्या जो पैरामीटर्स के बेसिस पे वो रिटर्न सेलेक्ट हुई है, बिकॉज हो सकता है कि कई बार पैरामीटर्स के बेसिस पे रिटर्न सेलेक्ट हुई बट एक्चुअल में कुछ डिस्क्रिपेंसी ना हो, तो प्रॉपर ऑफिसर अपना माइंड अप्लाई करेगा आउट ऑफ ऑन दोज रिटर्न जो सिस्टम ने सेलेक्ट करी है, एंड उसके बाद वो डिसाइड करेगा कि क्या ये स्क्रूटनी के लिए सेलेक्ट होनी है या नहीं होनी है। तो जस्ट बिकॉज सिस्टम ने चेक कर लिया, सिस्टम ने सेलेक्ट कर लिया, इसका मतलब ये नहीं कि स्क्रूटनी होगी, अदरवाइज तो ऐसा हो जाएगा कि आप एप्लीकेशन ऑफ माइंड ही नहीं कर रहे, सिस्टम बेस्ड आप चल रहे हो। तो जो भी रिटर्न रिस्क पैरामीटर में आई है उसे प्रॉपर ऑफिसर देखेगा कि स्क्रूटनी करनी है नहीं करनी है, और अगर वो सिलेक्ट करता है किस चीज़ के लिए, वेरीफाई करेक्टनेस ऑफ रिटर्न के लिए, तो चाहे तो सिलेक्ट कर सकता है वेरीफाइंग करेक्टनेस ऑफ द रिटर्न।
ठीक है। स्क्रूटनी किस बेसिस पे करेगा, तो जो भी इन्फॉर्मेशन उसके पास अवेलेबल है, उसके पास उस आपका GSTR 1 का डेटा होगा, ई वे बिल का डेटा होगा, अलग अलग तरीके से इन्फॉर्मेशन उसके पास होगी, तो उस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे वो आपके रिटर्न को स्क्रूटनाइज कर सकता है। अब उसने स्क्रूटनाइज किया और आपको कुछ डिस्क्रिपेंसी दिखी, तो उसमें क्या करेगा, प्रॉपर ऑफिस एक नोटिस देगा रजिस्टर्ड पर्सन को, जिसके अंदर वो डिस्क्रिपेंसी को स्पेसिफाई करेगा, प्लस वो एक्सप्लेनेशन मांगेगा रजिस्टर्ड पर्सन से कि यार देखो मेरे हिसाब से डिस्क्रिपेंसी आई है, अब आप मेरे को रीज़न बताओ कि डिस्क्रिपेंसी क्यों आई। अब जैसे एक डिस्क्रिपेंसी क्या हो सकती है, लेट सपोज मैंने GSTR 1 में जो सप्लाई रिपोर्ट करी, उनके ऊपर सप्लाई मैंने रिपोर्ट करी लेट सपोज 1000 रुपीज़ की, बट 3B में मैं टैक्स पे कर रहा हूँ 800 की लाइबिलिटी के ऊपर, 800 की सप्लाई के ऊपर। ऐसा क्यों हो सकता है? ऐसा हो सकता है कि पिछले मंथ में कभी ऐसा हुआ हो कि मैंने 3B के अंदर ज़्यादा टैक्स पे कर दिया था, बट 1 में कम रिपोर्ट किया था, तो 1 में मैंने अब रिपोर्ट कर दिया। तो डिस्क्रिपेंसी होने का मतलब ये नहीं है हर बार टैक्स ही कम पे हुआ होगा, तो वो डिस्क्रिपेंसी बोलेगा कि यार देखो ये डिस्क्रिपेंसी आई है, आप मेरे को इसके रीजंस दे के बताओ। अब रजिस्टर्ड पर्सन के पास जनरली जितना वो टाइम नोटिस के अंदर लिखेगा वो टाइम होता है, या फिर अदरवाइज 30 डेज़ का टाइम होता है, और चाहे तो प्रॉपर ऑफिसर एक्सटेंड भी कर सकता है, उसके अंदर रजिस्टर्ड पर्सन को रिप्लाई करना होगा। एंड जहाँ जहाँ प्रॉपर ऑफिसर के लिए पॉसिबल है वो साथ में टैक्स भी क्वांटिफाई करके देगा, इंटरेस्ट भी क्वांटिफाई करके देगा, कोई पेनल्टी या कोई और अमाउंट है फ्यू वगैरह की वो भी वो क्वांटिफाई करके देगा कि क्या क्या लग सकती है, प्रपोज करके बताएगा। अब जो रजिस्टर्ड पर्सन का रिप्लाई होगा, उस रिप्लाई के अंदर या तो डिस्क्रिपेंसी को एक्सेप्ट कर सकता है, एक्सेप्ट करेगा तो टैक्स इंटरेस्ट से जो भी एक्सेट्रा अमाउंट है वो सब पे कर देगा, और इन्फॉर्म कर देगा ऑफिसर को कि भाई मैंने आपकी डिस्क्रिपेंसी एक्सेप्ट कर लिया, हाँ उसमें गलती थी और मैंने टैक्स पे कर दिया है। या दूसरा कोर्स ऑफ एक्शन क्या हो सकता है कि वो बोलेगा नहीं यार मैं तो एक्सेप्ट नहीं कर रहा, मेरी डिस्क्रिपेंसी नहीं है, तो उस केस में फिर आप एक्सप्लेनेशन दो कि आप क्यों एक्सेप्ट नहीं कर रहे डिस्क्रिपेंसी को। ठीक है। अब आपका एक्सप्लेनेशन जो अगर वो प्रॉपर ऑफिसर को सेटिस्फैक्ट्री लगा तो टैक्स पेयर को इन्फॉर्म कर देगा और कोई और फर्दर एक्शन आपके अगेंस्ट नहीं लिया जाएगा। अगर वो एक्सप्लेनेशन सेटिस्फैक्ट्री नहीं लगा तो प्रॉपर ऑफिसर चाहे तो 65 के अंदर खुद ऑडिट कर सकता है, 66 के अंदर स्पेशल ऑडिट करा सकता है या इंस्पेक्शन कर सकता है, या 73, 74, 74 के अंदर डिमांड निकाल सकता है। बट वो डायरेक्टली इनके अंदर डिमांड नहीं निकाल सकता, जो इन सेक्शन के अंदर प्रॉपर प्रोसीजर्स हैं वो भी उसे फॉलो करने पड़ेंगे। तो अगर 73 के अंदर SCN इशू करना है और SCN से पहले प्री SCN इशू करना है, इसके बाद आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देनी है, उसके बाद आपका फाइनल ऑर्डर आएगा, तो ये सब प्रोसेस उसे फॉलो करने पड़ेंगे। भले ही 61 में स्क्रूटनी आई थी और स्क्रूटनाइज जो ऑब्जेक्शन आई वो फाइनल भी हो गई, अगर वो ऑब्जर्वेशन फाइनल भी हो गई तब भी 73 का प्रोसीजर उसे पूरा फॉलो करना पड़ेगा बिफोर रेजिंग द डिमांड ऑर्डर। सिमिलरली अगर 65 के अंदर से ऑडिट करना है तो ऑडिट का जो 65 हम पढ़ेंगे वो पूरा प्रोसीजर उसे करना पड़ेगा। सो दिस इज़ योर स्क्रूटनी। तो इस पर भी कुछ स्पेशल पॉइंट्स हैं, वो स्पेशल पॉइंट्स हम पढ़ लेते हैं। तो स्क्रूटनी के इंग्रेडिएंट्स मैंने इसमें लिखे हैं। इंग्रेडिएंट्स क्या है, सबसे पहले तो एक रिटर्न आपकी होनी चाहिए, रिटर्न की ही स्क्रूटनी होगी ना। रिटर्न को डिफाइन किया गया 297 के अंदर, वो बोलता है कोई भी रिटर्न अगर प्रिस्क्राइब्ड है या फिर रिक्वायर्ड टू बी फर्निश अंडर दिस एक्ट है, रूल्स है, तो वो आपकी रिटर्न होती है। तो ब्रॉडली डिफाइंड है। प्रॉपर ऑफिसर क्या होता है वो तो हमने पढ़ लिया, बट स्क्रूटनाइज क्या कोई भी प्रॉपर ऑफिसर कर सकता है? नहीं। जो आपका ज्यूरिसडिक्शनल प्रॉपर ऑफिसर है सिर्फ वही आपके रिटर्न स्क्रूटनाइज कर सकता है। कोई और भी जो क्रॉस एम्पावर्ड ऑफिसर होते हैं, जैसे मान लो आपका ज्यूरिसडिक्शनल ऑफिसर स्टेट टैक्स ऑफिसर है, स्टेट GST ऑफिसर, तो स्टेट GST ऑफिसर ही आपका प्रॉपर ऑफिसर होगा फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 61। जो आपका क्रॉस एम्पावर्ड ऑफिसर है, तो आपका ज्यूरिसडिक्शन ऑफिसर SGST है, तो क्रॉस एम्पावरमेंट CGST होगा क्योंकि वो भी क्रॉस एम्पावर्ड है। वो उसके पास आपके रिटर्न का एक्सेस तो हो सकता है, बट वो 61 के अंदर स्क्रूटनी नहीं कर सकता। चाहे वो कहीं और एक्शन ले सकता हो, बट 61 के अंदर तो ज्यूरिसडिक्शन ऑफिसर ही आपकी स्क्रूटनी करेगा। एंड ये जो प्रॉपर क्रॉस एम्पावरमेंट और कहाँ पे क्या पैरेलल प्रोसीडिंग्स होती हैं, हम सेक्शन 3 to 6 जो है वो डिटेल में एक बार हम जब रिवीजन करेंगे मैं आपको बताऊंगा। ऑल्दो वो भी एग्जाम के लिए रिलेवेंट नहीं रहेगा, बिकॉज एग्जाम में जनरली सेक्शन 3, 4, 5, 6 से क्वेश्चंस नहीं आते, बट हमारे सिलेबस का पार्ट है तो हम ढंग से कवर करेंगे क्रॉस एम्पावरमेंट क्या होता है एंड कैसे कोई एक ज्यूरिसडिक्शनल ऑफिसर असाइन होता है, कौन कौन से फंक्शन ऐसे हैं जिसमें दोनों में से कोई भी एक्शन ले सकता है, कौन कौन से फंक्शन ऐसे हैं जिसमें दोनों में से कोई एक ही एक्शन लेगा, वो सब हम वहाँ पर डिटेल में करेंगे। उसके बाद डिस्क्रिपेंसी हम बोल रहे हैं, डिस्क्रिपेंसी का मतलब क्या है, कोई भी आपके रिटर्न में आपके डेटा के साथ इनकन्सिस्टेंसी है, कोई भी इनएक्यूरेसी है, तो वो सब चीज़ें आपकी डिस्क्रिपेंसी में कवर होती हैं। प्लस 61 के अंदर ना यार कोई भी नई इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकती है ना। 61 के अंदर जो भी डिस्क्रिपेंसी देखनी है वो आपके रिटर्न के बेसिस पे देखेगा, वो कोई और आपसे इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता। अगर कोई और इन्वेस्टिगेशन करनी है तो भैया तो ऑडिट करो या फिर कोई और प्रोसीजर फॉलो करो, 61 का प्रोसीजर नहीं होगा। ठीक है। प्लस 61 के अंदर कोई भी असेसमेंट नहीं होता है, यहाँ तो सिर्फ डिस्क्रिपेंसी नोटिस हो रही है। डिस्क्रिपेंसी आएगी तो असेसमेंट आपका 73 है, 74, 74 है, वहीं जाके आपकी टैक्स लाइबिलिटी डिटरमाइन होगी। यहाँ पे कोई टैक्स लाइबिलिटी का असेसमेंट नहीं होता है। चलो ये तो हमारा हो गया स्क्रूटनी। और स्क्रूटनी वाला ना इट्स लाइक बहुत कुछ है इसमें करने के लिए, बिकॉज इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं कि मान लो मैं डायरेक्टली 73 का SCN दे दूँ तो क्या ये डिमांड मेरी गलत है, बिकॉज अगर मैंने रिटर्न के बेसिस पे डिमांड दिया तो पहले मेरे को 61 फॉलो करना चाहिए था, उसके बाद 73 पे आना चाहिए था। तो ये सब पे बहुत सारे जजमेंट्स हैं किस तरीके से इसे पढ़ना चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली
ICAI ने अभी तक जजमेंट्स वगैरह हमारे सिलेबस में नहीं करे हैं GST के, तो और सिंस ये रिवीजन वीडियो है तो आई डोंट थिंक सो मेरे को उसमें टाइम देना चाहिए, बट हाँ अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं एक सेपरेट वीडियो बना के 61 के ऊपर ही किस तरीके से इस पर ज्यूरिस्प्रूडेंस है वो मैं कर सकता हूँ। अदरवाइज रेगुलर लेक्चर में तो हम करेंगे ही कि इसमें कैसे डिटेल में क्या क्या चीज़ें होती हैं। रिवीजन में आई डोंट थिंक सो कि अप्रोप्रिएट है कि मैं उतना टाइम आप लोगों का इसमें लगाऊँ, पर ये आपको पढ़ना जरूर चाहिए बिकॉज 61 की स्क्रूटनी एक बहुत कॉमन है। कल को अगर आप प्रैक्टिस भी करेंगे तो भी 61 की स्क्रूटनी के नोटिस तो बहुत कॉमन नोटिस होते हैं, तो आपको आएंगे आएंगे। तो आपको पता होना चाहिए क्या ज्यूरिस्प्रूडेंस है क्या नहीं। और आई थिंक आफ्टर 2 to 3 अटैम्प्ट्स या और अब जैसे GST ट्राइब्यूनल भी आ गया तो आई थिंक आने वाले टाइम में ICAI भी जजमेंट्स को इनकॉर्पोरेट करना शुरू करेगा जैसे इनकम टैक्स में होते हैं। नाउ नेक्स्ट सेक्शन 62। सेक्शन 62 क्या हमने पढ़ा था कि अगर रिटर्न फाइल नहीं करी तो आपका असेसमेंट हो सकता है, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट, वो 62 के अंदर होता है। 62 क्या बोलता है? प्रॉपर ऑफिसर में पास बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर बेस्ड ऑन द अवेलेबल मटेरियल इफ बोथ द फॉलोइंग कंडीशन आर सेटिस्फाइड। तो दो कंडीशन है, वो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। अगर वो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो ही आपका प्रॉपर ऑफिसर बेस्ट जजमेंट ऑर्डर पास कर सकता है, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर अंडर सेक्शन 62। क्या क्या कंडीशन है? जो रजिस्टर्ड पर्सन है ही हैज़ फेल्ड टू फाइल क्या? या तो आपकी 3B उसने फाइल नहीं करी, दैट इज रिटर्न रिक्वायर्ड अंडर 39, या फिर जो आपकी एक फाइनल रिटर्न होती है सेक्शन 45 के अंदर। तो आपका जब GST कैंसिलेशन हो जाता है या फिर जिस दिन उसका कैंसिलेशन का ऑर्डर आ जाता है विच एवर इज लेटर, उससे 3 मंथ्स के अंदर आपको फाइनल रिटर्न फाइल करनी होती है GSTR 10 के अंदर। तो अगर वो फाइल नहीं करी है, GSTR 3B फाइल नहीं करी, प्लस दूसरी कंडीशन क्या है कि एक 46 का नोटिस आपको इशू हुआ था कि आपने रिटर्न 15 दिन में फर्निश कर दो विद इन द डेट ऑफ नोटिस, बट आपने फिर भी रिटर्न फाइल नहीं करी। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो 42 के अंदर 62 के अंदर आपका बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर पास हो सकता है। 46 के अंदर बेसिकली अगर आपकी रिटर्न की ड्यू डेट निकल जाती है, उस ड्यू डेट निकलने के 5 दिन के बाद एक सेक्शन 46 के अंदर नोटिस भेजना होता है डिपार्टमेंट को, कंसर्न रजिस्टर्ड पर्सन को, कि यार आपने रिटर्न फाइल नहीं करी, अपनी रिटर्न विद इन 15 डेज फाइल कर दो। अगर आपने फिर भी रिटर्न 15 डेज के अंदर फाइल नहीं करी है तो आपका बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर हो सकता है। इसमें डिटेल गाइडलाइंस है, वो गाइडलाइन एक बार हम पढ़ते हैं। उससे पहले ये जो सेक्शन है ये ना ओवरराइड करता है सेक्शन 73 को, 74 को, 74A को। तो ये 73, 74, 78 प्रॉपर एक प्रोसीजर बताते हैं कि प्री SCN होगा, फिर SCN होगा, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दी जाएगी, फिर ऑर्डर दिया जाएगा। ये पूरे प्रोसीजर आपको फॉलो करने होते हैं कोई भी असेसमेंट ऑर्डर, डिमांड ऑर्डर निकालने से पहले। बट अगर आप 62 के अंदर बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर पास कर रहे हो तो आपको ये वाला प्रोसीजर 73, 74, 74A का पास करने की फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली कर सकते हो बेसिस 62 ओनली। देन टाइम लिमिट क्या है? तो जिस भी फाइनेंशियल ईयर से आपका वो टैक्स या रिटर्न जो आपका टैक्स नोट पेड है वो रिलेट करता है, मान लो रिलेट करता है फाइनेंशियल ईयर 2021 से, तो ये बोलते हैं इसकी जो 2021 की जो एनुअल रिटर्न यानी GSTR 9 फाइल करने की ड्यू डेट है, उस ड्यू डेट से 5 साल के अंदर आपका 62 के अंदर बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर पास हो सकता है। तो लेट्स सपोज जो मेरी रिटर्न थी अप्रैल 2020 की, मैंने फाइल नहीं करी, तो अप्रैल 2020 मेरा फॉल करता है 2020-21 में, तो इसकी ड्यू डेट से 5 साल के अंदर, 5 years फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न। ठीक है, अब उसके बाद असेसमेंट ऑर्डर विड्रॉ हो सकता है क्या? हाँ, विड्रॉ हो सकता है। अब आपका असेसमेंट ऑर्डर पास हुआ, अगर आप विद इन 60 डेज़ के अंदर अपने रिटर्न फाइल कर देते हो, प्लस जो भी इंटरेस्ट बनता है या जो भी पेनल्टी लेट फ़ी बनती है वो लेट फ़ी पे कर देते हो, तो आपका डीम टू बी विड्रॉन मान लिया जाएगा असेसमेंट ऑर्डर। बट मान लो आप 60 डेज़ के अंदर नहीं करते तो भी एक ऑप्शन और दिया गया है प्रोवाइजो के अंदर, नया प्रोवाइजो ऐड हुआ था फाइनेंस एक्ट 23 से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 61st डे टू 120 डेज़ के अंदर भी अगर आप कर देते हो तो प्लस यहाँ पे आपको 100 रुपीज़ की एक एडिशनल फ़ी देनी होती है फ्रॉम 100 रुपीज़ पर डे फ्रॉम 61st डे, प्लस इंटरेस्ट प्लस लेट फ़ी। अगर ये तीनों चीज़ आप कर देते हो तो यहाँ पे भी विड्रॉ मान लिया जाएगा। तो ये इसमें लिखा हुआ है कि वैलिड रिटर्न, अब वैलिड रिटर्न होनी चाहिए। वैलिड रिटर्न को ना डिफाइन कर रखा है इन्होंने GST लॉ के अंदर। वैलिड रिटर्न को रिटर्न बोलते हैं जिसके अंदर आपका सेल्फ असेस टैक्स जो होता है वो पूरा पे कर दिया हो। तो आपका अगर आप GST या 3B में टैक्स लाइबिलिटी 100 की दिखा रहे हो तो आपने पूरा 100 पे कर दिया है। तो मॉडल GST लॉ के अंदर ना वो अलाउ करता था कि लेट्स सपोज आपने 3B में लाइबिलिटी 100 की दिखाई है जो ड्राफ्ट GST लॉ था, बट आपने पे 80 रुपीज़ ही किए हैं, तो आप रिटर्न तो फाइल कर सकते हो बट लेकिन ये आपकी वैलिड रिटर्न नहीं मानी जाएगी बिकॉज आपने पूरा सेल्फ असेस टैक्स पे नहीं करा। बट GST के अंदर आप ऐसा प्रैक्टिकली कर ही नहीं सकते। अगर जितना टैक्स GST या 3B के हिसाब से बन रहा है आपको उतना पे करना पड़ेगा, तभी आपकी फाइलिंग होगी, वरना फाइलिंग नहीं हो पाएगी। बट हाँ, वैलिड रिटर्न का कॉन्सेप्ट वही होता है कि जितना आपने सेल्फ असेस किया है टैक्स आप वो पे कर लो। और इसमें एक इंटरप्रिटेशन ये भी चलो उस इंटरप्रिटेशन पर नहीं जाते हैं बिकॉज बहुत स्ट्रेच हो जाएगा, बट अभी आप ये समझो वैलिड रिटर्न मतलब जितना आपने 3B के अंदर टैक्स पे किया है, टैक्स शो किया है, उतना आपने पे कर दिया। तो आपको एक वैलिड रिटर्न फाइल करनी है विद इन 60 डेज ऑफ सर्विस ऑफ असेसमेंट ऑर्डर। अगर आप कर देते हो तो असेसमेंट ऑर्डर विड्रॉ कर लिया जाएगा, प्लस आपको लेकिन इंटरेस्ट जो भी बनता है, लेट फी जो भी बनती है वो तो पे करनी पड़ेगी। प्लस आपने 60 डे में नहीं करा बट आपने 61st डे से लेके
120 डेज तक कर दिया तो वो भी आप कर सकते हो। एडिशनल लेट फी देनी होगी 100 पर डे फ्रॉम 61st डे। असेसमेंट ऑर्डर विड्रॉन मान लेंगे, यहाँ पे भी इंटरेस्ट लेट फी आपको देनी पड़ेगी। एंड अगर आपने 120 डेज़ के बाद भी फाइल नहीं करा तो भाई उस केस में तो आपका असेसमेंट ऑर्डर फाइनल असेसमेंट ऑर्डर हो गया है, ठीक है। अब आप चाहे रिटर्न फाइल करो मत करो, ये विड्रॉ नहीं होगा। अगर आपने रिटर्न फाइल कर दी और आपको विड्रॉ कराना तो विड्रॉ नहीं होगा, वो आपको सेक्शन 107 के अंदर इसके अगेंस्ट अपील में ही जाना पड़ेगा, ये विड्रॉ नहीं हो सकता। इट हैज़ अटेंड फाइनलिटी नाउ अब गवर्नमेंट ने कुछ एक गाइडलाइंस इशू की हुई है कि आप 62 को किस तरीके से यूज़ करोगे, बिकॉज अदरवाइज तो ऑफिसर्स इसे अपने डिस्क्रिप्शन पे यूज़ कर सकते थे। तो इन्होंने बोला जो ड्यू डेट होगी रिटर्न की उससे 3 दिन पहले एक सिस्टम जनरेटेड रिमाइंडर जाएगा कि आपकी ड्यू डेट आ रही है, रिटर्न फाइल कर दो। अगर आपने ड्यू डेट पे रिटर्न फाइल नहीं करी तो जब आपकी ड्यू डेट निकल गई रात के 12 बजे के बाद जैसे ड्यू डेट निकली, इमीडिएटली एक मैसेज जाएगा रजिस्टर्ड पर्सन को भी और उसका कोई की पर्सनल है उसे भी कि यार आपने रिटर्न फाइल नहीं करी है। फिर ड्यू डेट के 5 दिन के बाद सेक्शन 46 का नोटिस जाएगा। उस 46 के अंदर नोटिस के अंदर वो रजिस्टर्ड पर्सन से बोलेंगे कि जिस दिन आपको नोटिस रिसीव हुआ है उसके 15 डेज़ के अंदर आप रिटर्न फाइल कर दो। अगर उसने 15 डेज़ के अंदर रिटर्न फाइल नहीं करी तो फिर ऑफिसर 62 के अंदर बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर पास कर सकता है। अब फाइनल असेसमेंट ऑर्डर आ गया, आपका असेसमेंट ऑर्डर आ गया, क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। तो अगर आप फ्रॉम फर्स्ट डे टिल 120 डेज इस तक आप अपनी रिटर्न फाइल कर देते हो अलॉन्ग विद इंटरेस्ट लेट फी या जो भी एडिशनल फी है उसके साथ, तो हमने पढ़ा कि वो विड्रॉन हो जाएगा। अगर इसके अंदर नहीं पे किया तो वो फाइनल हो चुका है। अब उसके बेसिस पे 78 की रिकवरी 79 की रिकवरी वो सब भी हो सकती है। अगर 3 मंथ्स तक उसके आपने टैक्स पे नहीं करा तो 78 बोलता है कि 79 के अंदर रिकवरी प्रोसीडिंग इनिशिएट हो सकते हैं, वो सब प्रोसीडिंग इनिशिएट हो जाएंगे अनलेस एंड अनटिल आप अपील फाइल करो सेक्शन 107 के अंदर। अगर ऑर्डर पास करने के बाद उन्हें लगता है कि यार आप तो शायद भाग जाओगे, आपसे रिकवरी नहीं हो पाएगी, तो वो प्रोविजनली आपके अटैचमेंट भी कर सकते हैं सेक्शन 83 के अंदर। उसके बाद भी अगर आप स्पेसिफाइड पीरियड तक कंटिन्यूस नॉन फाइलिंग करते हो तो सेक्शन 29(2) बोलता है कि उस केस में प्रॉपर ऑफिसर आपका GST नंबर भी कैंसिल कर सकता है। सो दिस इज़ योर असेसमेंट ऑफ नॉन रिटर्न फाइलर। इसमें भी कुछ स्पेशल पॉइंट्स हैं, वो एक बार हम देख लेते हैं। इसमें क्या बोलता है कि बेसिकली जो आपका नॉन फाइलर है वो हमने पढ़ा कि इसमें ना ये कब लगता है, तभी लगता है या तो आपने GSTR 3B यानी सेक्शन 39 की रिटर्न फाइल नहीं करी या आपने फाइनल रिटर्न दैट इज GSTR 10 फाइल नहीं करी। बट व्हाट अबाउट अगर मैंने GSTR 1 फाइल नहीं करी या GSTR 9 फाइल नहीं करी, उस केसेस में सेक्शन 62 नहीं लगता है। सेकंड इसमें ये बोलता है कि बेस्ट जजमेंट असेसमेंट का मतलब ये नहीं होता कि वर्स्ट जजमेंट है ना, वर्स्ट जजमेंट नहीं कि आप बहुत ही नेगेटिव एडवर्स ऑर्डर निकाल दो। आपके पास उस क्लाइंट का रजिस्टर्ड पर्सन का GSTR 1 का डेटा होगा, आपके पास उसका ई-वे बिल का डेटा होगा, आपके पास उसका GSTR 2A का डेटा होगा। इन सब को कंसिडर करके आप उसका बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर पास करोगे। ऐसे नहीं कि आप कुछ भी ऑर्डर आर्बिट्ररी मैनर में ऑर्डर पास कर दोगे। प्लस अगर वो खुद फाइल करता तो वो ITC लेके ITC से कैश में एडजस्ट करके नेट लाइबिलिटी पे करता, तो आप भी उसे ITC वगैरह को सबको कंसिडर करो। देन यही सर्कुलर 129 बताता है कि आपको GSTR 1, 2A वो सब डेटा कंसिडर करना है। उसके बाद इसके अंदर इसमें बोला है कि 120 डेज़ के अंदर अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं करी तो आपका ऑर्डर फाइनल हो जाएगा। आप चाहे रिटर्न फाइल कर भी दो, ऑर्डर विड्रॉ नहीं होगा। द ओनली रेमेडी इज रिटर्न फाइल करो, अपील में जाओ कि ऑर्डर विड्रॉ कर लिया, और नॉट विड्रॉ, अपील में जाओ और ऑर्डर क्वाश करवाओ। इट विल ऑल्सो हैव एन इम्पैक्ट ऑन GST कंप्लायंस रेटिंग। तो अगर आप रिटर्न फाइल नहीं कर रहे तो एक GST कंप्लायंस रेटिंग करके कॉन्सेप्ट होता है, उस पर भी आपका फ़र्क पड़ेगा। उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, अगर आप फ्यूचर में रिफंड वगैरह फाइल करते हो तो उसमें आपकी रेटिंग कम आ रही होगी तो रिफंड वगैरह प्रोसेस होने में भी आपको इशू आएगा। सो नाउ नेक्स्ट सेक्शन इज सेक्शन 63। तो रिटर्न फाइल नहीं करी, 62 के अंदर असेसमेंट होगा। बट व्हाट इफ मैं रजिस्टर्ड ही नहीं था, मैं फेल्स टू ऑब्टेन रजिस्टर्ड हूँ, मेरी लाइबिलिटी हो गई रजिस्ट्रेशन की बट मैं रजिस्ट्रेशन नहीं किया, तो आप 62 में तो नहीं कर सकते, बिकॉज 62 तो तभी लगता है अगर आप रजिस्टर्ड पर्सन हो। तो उसके लिए सेक्शन 63 है। उस केस में क्या होगा, ये बोलते हैं कि प्रॉपर ऑफिसर बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर पास कर सकता है जहाँ पे टैक्सेबल पर्सन जो कि लायबल था टैक्स पे करने के लिए वो फेल्स टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन नहीं कर पाया डिस्पाइट बीइंग लायबल, या फिर उसका जो रजिस्ट्रेशन था वो कैंसिल हो गया। तो 29(2) के अंदर बताया रखा है कौन कौन से कैंसिल हो गए। सो इन रीज़न की वजह से अगर उसका कैंसिलेशन हो गया और उस ऑफिसर को लगता है कि टैक्स लायबिलिटी स्टिल पेबल है तो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर पास कर सकता है। क्या क्या केसेस हैं, आपने कॉन्ट्रावेंशन किया है कोई प्रोविजन का, आप कंपोजिशन सप्लायर और आपने 3 महीने तक अपनी जो रिटर्न है वो फाइल नहीं करी है, अगर आप नॉन फाइलर ऑफ रिटर्न ऑफ प्रिस्क्राइब कंटिन्यूस पीरियड ऑफ टाइम, आप फेलियर टू कमेंस बिजनेस विद इन 6 मंथ है, आपने रजिस्ट्रेशन फ्रॉड विलफुल मिसस्टेटमेंट सप्रेशन इन सब से लिया है, तो भी आपका बेस्ट जजमेंट असेसमेंट हो सकता है। अगेन ये सेक्शन भी 73, 74, 74A को ओवरराइड करता है, तो आपको वहाँ का प्रोसीजर फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है।
इसमें भी आप बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर करने से पहले प्रॉपर ऑफिसर एक नोटिस देगा, उसके अंदर वो ग्राउंड्स लिखेगा क्यों वो क्या प्रपोज असेसमेंट कर रहा है, प्लस उसकी इलेक्ट्रॉनिक समरी कॉमन पोर्टल पे अपलोड करेगा एंड 50 डेज अलाउ करेगा टैक्स पेएबल को अपना रिप्लाई फर्निश करने के लिए। रिप्लाई कंसिडर करके ऑफिसर असेसमेंट ऑर्डर पास कर देगा एंड बिना अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट दिए 63 के अंदर ऑर्डर पास नहीं हो सकता। ठीक है, इशू ऑफ ऑर्डर आफ्टर कंसिडरिंग रिप्लाई आपका असेसमेंट ऑर्डर आ जाएगा, और नो असेसमेंट वो हमने यहाँ देख लिया। प्लस ऑर्डर शेल बी, रिपीटेशन है 2 पॉइंट का, ये इग्नोर कर सकते हैं। नो ऑर्डर शेल बी पास, वही यहाँ पे भी सेम टाइम लिमिट है कि जो रिलेवेंट फाइनेंशियल ईयर है उसकी एनुअल रिटर्न की ड्यू डेट से 5 ईयर्स। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, एक ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेसिकली। सो इस केस में ना आपको एक चीज़ देखनी होगी, जो यहाँ पे टर्मिनोलॉजी यूज्ड है वो यूज्ड है फेल्स टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन। तो लेट्स सपोज मेरी लाइबिलिटी रजिस्ट्रेशन लेने की आ गई थी, है ना, मैं फेल टू ऑब्टेन हो गया, बट अभी तक आपने बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर पास नहीं करा। अब मैंने क्या किया, अब मैंने रजिस्ट्रेशन ले लिया, अब मैं रजिस्टर्ड पर्सन हो गया, तो क्या अब आप 63 के अंदर मेरे पास आ सकते हो? नहीं आ सकते, बिकॉज ये बोलता है फेल्स टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन। ये नहीं बोलता फेल्स टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन विद इन द टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब्ड, फेल्स टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन। जब मैंने एक बार रजिस्ट्रेशन ले लिया तो आपकी 63 के अंदर ज्यूरिसडिक्शन ही नहीं रही, आप 63 में इशू ही नहीं कर सकते। तो एज लॉन्ग एज मैं रजिस्टर्ड नहीं हूँ, आप 63 में मेरे पास आ सकते हो। वंस आई गेट रजिस्टर्ड, सो इवन दो डिलेड रजिस्ट्रेशन मैंने लिया हो, कुछ भी केस हो, आप 63 में मेरे पास नहीं आ सकते, एक्सेप्ट फॉर दीज पर्टिकुलर केसेस। देन एक कॉन्सेप्ट आता है समरी असेसमेंट। समरी असेसमेंट बेसिकली फास्ट ट्रैक असेसमेंट, बहुत जल्दी से आपका असेसमेंट कर देंगे बिना पूरा प्रोसेस फॉलो करे। ये कब हो सकता है? तो बेसिकली अगर आपको लगता है कि इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू एडवर्सली इम्पैक्ट हो सकता है, यानी जो डिपार्टमेंट का इंटरेस्ट है वो एडवर्सली इम्पैक्ट हो सकता है। कब? पहला केस बोलता है कि प्रॉपर ऑफिसर के पास एविडेंस है, एविडेंस, इसकी रेलेवेंस हम समझेंगे अभी, कि जो टैक्सेबल पर्सन है उसने कुछ ऐसा काम किया जिसकी वजह से उसकी टैक्स लाइबिलिटी इनकर हुई है, एंड दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। उसके पास सफिशिएंट ग्राउंड्स हैं ये बिलीव करने के कि अगर असेसमेंट में डिले हुआ तो इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू एडवर्सली अफेक्ट होगा। हाउएवर उसे अगर ये समरी असेसमेंट ऑर्डर पास करना है तो उसे एडिशनल कमिश्नर या जॉइंट कमिश्नर की पहले परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद जो आपका असेसमेंट ऑर्डर है, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर, समरी असेसमेंट ऑर्डर है, ये एडिशनल कमिश्नर जॉइंट कमिश्नर विड्रॉ कर सकता है 2 केसेस में। पहला क्या केस है कि टैक्सेबल पर्सन जिसके अगेंस्ट आपने ऑर्डर पास किया है वो 30 डेज़ के अंदर एप्लीकेशन फाइल करता है, या फिर दूसरा केस है कि वो अपनी खुद से भी कर सकता है एडिशनल कमिश्नर जॉइंट कमिश्नर, अगर उसे लगता है कि ऑर्डर एरेनियस है, ऑर्डर गलत है, एंड उसे लगता है कि इंस्टेड ऑफ दिस ऑर्डर उसे एक्शन जो सेक्शन 73, 74, 74A में लगना चाहिए, तो वो क्या करेगा, वो समरी असेसमेंट ऑर्डर को विड्रॉ कर लेगा, 73 या जो भी सेक्शन है उसका सेपरेटली एससीएन देगा। देन इसमें ना एक कॉन्सेप्ट है कि इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, सप्लाई ऑफ गुड्स में ये लोग क्या बोलते हैं कि सप्लाई ऑफ गुड्स में जिसके पास हमें, अगर सप्लाई ऑफ गुड्स के केस में अगर हमें टैक्सेबल पर्सन नहीं पता चल पा रहा है कौन है, तो जो इन गुड्स का इंचार्ज है, जिसकी कस्टडी में गुड्स है, उसे ही हम डीम टैक्सेबल पर्सन मान लेंगे और उसी के ऊपर प्रोसीडिंग हम चलाएंगे। तो मान लो ट्रांसपोर्टर है, ट्रांसपोर्टर के पास कोई गुड्स हैं, इन्होंने उसे पकड़ लिया, अभी ये पता नहीं चल पा रहा गुड्स किसके हैं, टैक्सेबल पर्सन के, तो 64 बोलता है कि हम क्या करेंगे, उस ट्रांसपोर्टर को ही डीम टैक्सेबल पर्सन मान के उसकी लाइबिलिटी पे कराएंगे। व्हेन लाइबिलिटी रिलेट्स टू सप्लाई ऑफ गुड्स एंड टैक्सेबल पर्सन कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड, देन द पर्सन इन चार्ज ऑफ गुड्स डीम्ड टू बी टैक्सेबल पर्सन लाइबल टू टैक्स एंड रेड्यूस अंडर दिस सेक्शन। तो ये उसकी, और सप्लाई ऑफ सर्विसेज यहाँ पे नहीं कवर है। अगर सप्लाई ऑफ सर्विस के केस में टैक्सेबल पर्सन आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा तो आप दूसरे पर्सन को लाइबल नहीं कर सकते, गुड्स के केस में कर सकते हो। इसके भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला इसे फास्ट ट्रैक असेसमेंट भी बोलते हैं, एक्स पार्टी भी बोलते हैं। प्लस यहाँ पे ना एविडेंस होना चाहिए, सिर्फ रीजन टू बिलीव नहीं होना चाहिए, आपके पास एविडेंस होना चाहिए कि उसके किसी एक्ट ने लाइबिलिटी इनकर करी है। एविडेंस इज मोर देन रीजन्स टू बिलीव, प्रॉपर एविडेंस आपके पास होना चाहिए। देन सेकेंड, जो आपके रीजन्स हैं, जो भी आपके पास रीजन्स हैं कि आपको लगता है कि टैक्स पेयर पे नहीं करेगा, इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू अफेक्ट हो जाएगा, वो एट्रीब्यूटेबल टू टैक्स पेयर होने चाहिए। जैसे मान लो आईबीसी प्रोसीडिंग चल रही है, वो इंसॉल्वेंट तुम्हें लगता है कि होने वाला है या कुछ इस तरीके का काम हो सकता है, उस केस में आप यहाँ पे आ सकते हो। बट जस्ट बिकॉज मान लो एससीएन की टाइम लिमिट बहुत पास आ रही है या कम बची है, तो आपको लग रहा है 73, 74 इशू करेंगे तो वहाँ पे हम फंस जाएंगे, टाइम लिमिट पूरी नहीं हो पाएगी, तो हम 64 में चले जाते हैं। नहीं, उस केस में नहीं, सिर्फ इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू जो अफेक्ट हो सकता है वो ड्यू टू दी फॉल्ट ऑफ इट, ड्यू टू द एक्शन ऑफ टैक्स पेयर होना चाहिए। सो दिस इज़ नॉट स्पेसिफिकली मेंशन्ड इन सेक्शन, ये कुछ ज्यूरिस्प्रूडेंस के बेसिस पे एंड गाइडलाइंस के बेसिस पे आते हैं, और आईसीआई का स्टैंड भी यही है, दैट हैज़ बीन वेरीफाइड बाय मी,
जो ICAI के डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल होते हैं उनसे भी, तो इट्स ऑथेंटिक एंड अकॉर्डिंगली इन पर रिलाई किया जा सकता है इवन फॉर द एग्जाम परस्पेक्टिव। और प्रैक्टिकली तो हाँ, ज्यूरिस्प्रूडेंस बेसिस पे ऐसा ही होता है। देन इसके बाद हमारा पार्ट ए खत्म होता है असेसमेंट का। पार्ट बी ऑडिट में दो छोटे छोटे सेक्शन है, फटाफट हम कर लेते हैं। सबसे पहले 65 आता है ऑडिट बाय टैक्स अथॉरिटीज़। तो टैक्स अथॉरिटीज़ को ऑडिट कर सकते हैं आपका। कौन ऑडिट कर सकता है? या तो कमिश्नर कर सकता है, या कोई भी ऑफिसर जिसे कमिश्नर ने ऑथराइज किया है, तो बाय जनरल ऑर्डर या बाय स्पेसिफिक ऑर्डर। उसके बाद किसका ऑडिट हो सकता है? 65 के अंदर सिर्फ रजिस्टर्ड पर्सन का ऑडिट हो सकता है और अनरजिस्टर्ड पर्सन का ऑडिट नहीं हो सकता। कहाँ पे ऑडिट हो सकता है? या तो रजिस्टर्ड पर्सन का जो प्लेस ऑफ बिजनेस है वहाँ पे ऑडिट हो सकता है, या फिर टैक्स वाले अपने ऑफिस में बुला सकते हैं। नोटिस फॉर ऑडिट, जब भी आपको ऑडिट करना है आपको उसके 15 वर्किंग डेज पहले इन्फॉर्म करना होगा रजिस्टर्ड पर्सन को कि क्या ऑडिट का शेड्यूल है, क्या ऑडिट का स्कोप है। एंड जो ऑडिट है वो एक फाइनेंशियल ईयर के लिए भी हो सकता है, उसके पार्ट के लिए भी हो सकता है, मल्टीपल फाइनेंशियल ईयर के लिए भी हो सकता है। आपको कितने टाइम के अंदर ऑडिट कंप्लीट करना है? तो नॉर्मल टाइम लिमिट है 3 मंथ्स आपको करना है फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ ऑडिट, बट वो टाइम लिमिट जो है आपको फर्दर 6 मंथ मिल सकते हैं बाय दी कैन बी गिवन बाय द कमिश्नर। कमिश्नर टाइम लिमिट को एक्सटेंड कर सकता है फॉर फर्दर 6 मंथ। ठीक है, अब यहाँ लिखा है हमने फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ ऑडिट। तो फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ ऑडिट, तो इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब ये होता है कमेंसमेंट ऑफ ऑडिट की डेट कौन सी डेट होगी? डेट लेटर ऑफ द फॉलोइंग। तो 2 डेट है, इनमें से जो भी लेटर डेट है वो आपकी कमेंसमेंट ऑफ ऑडिट की डेट मानी जाएगी। पहली डेट जिस दिन जो भी उन्होंने रिकॉर्ड्स या अकाउंट्स मांगे थे ऑडिट के लिए वो आपने उन्हें अवेलेबल करा दिए। दूसरी डेट जिस दिन उन्होंने एक्चुअली आपकी प्रोमाइसेस में आके ऑडिट स्टार्ट किया है। दोनों में से जो भी डेट लेटर होगी वो आपकी कमेंसमेंट ऑफ ऑडिट की डेट मानी जाएगी। ऑडिट कैसे कंडक्ट होगा? तो जो ऑथराइज्ड ऑफिसर है वो क्या करेगा? वेरीफाई करेगा क्या जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं जिनके बेसिस पे आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स या रिटर्न्स या स्टेटमेंट आपने फाइल करें, एंड कोई भी करेक्टनेस किसकी? टर्नओवर की, एग्जाम्पशन की, डिडक्शन की, रेट ऑफ टैक्स की, ITC अवेल्ड एंड यूटिलाइज की, रिफंड क्लेम एंड अदर रिलेवेंट मैटर्स। उसके बाद जो ऑडिट होगा रजिस्टर्ड पर्सन रिक्वायर्ड है, क्या रिक्वायर्ड है? फैसिलिटेट करेगा किस चीज़ का? वेरिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स वेदर अवेलेबल ऑन प्रोमाइसेस या आप स्पेशली मंगाए हैं। प्रोवाइड करेगा सारी इन्फॉर्मेशन जो वो मांग रहे हैं, और रेंडर करेगा नेसेसरी असिस्टेंस, सारे की टाइमली कंप्लीट हो सके उसके लिए वो असिस्टेंस देगा। देन फाइनलाइजेशन ऑफ ऑडिट। सो जो भी ऑडिट के अंदर आपकी ऑब्जर्वेशन है, डिस्क्रिपेंसीज है, वो आप रजिस्टर्ड पर्सन को कम्युनिकेट करोगे एंड वो बेसिकली रिप्लाई फाइल करेगा। तो ड्राफ्ट ऑडिट रिपोर्ट, डार इसे बोलते हैं, ये ड्राफ्ट ऑडिट रिपोर्ट होती है। इसके अंदर ड्राफ्ट ऑब्जर्वेशन होते हैं, ये सब रजिस्टर्ड पर्सन को होती है और वो अकॉर्डिंगली रिप्लाई फाइल करता है। देन वो बेसिस रिप्लाई अपनी फाइंडिंग्स को, अपनी ऑब्जर्वेशन को फाइनल करोगे। वो सब फाइनल होने के बाद विद इन 30 डेज़ के अंदर फ्रॉम द कंक्लूजन ऑफ ऑडिट आपको फाइनल ऑडिट रिपोर्ट देनी होती है। इन्फॉर्म द ऑडिट फाइंडिंग अलॉन्ग विद द रीजन फॉर सच फाइंडिंग। देन रजिस्टर्ड पर्सन को उसके राइट्स एंड ऑब्लिगेशन ही बताएगा कि ये रिपोर्ट के रिस्पेक्ट में आपकी क्या राइट्स एंड ऑब्लिगेशन है। एंड अगर कोई भी टैक्स नॉट पेड, शॉर्ट पेड या कोई रिफंड एरनसली रिफंडेड या ITC रॉन्गली अवेल्ड वगैरह ऐसा कुछ डिटेक्ट होता है तो प्रॉपर ऑफिसर 73, 74, 74A इनमें से किसी के अंदर भी सेपरेटली प्रोसीडिंग इनिशिएट करेगा। अब इसमें कुछ मेरे नोट्स हैं। पहले तो आपको यहाँ पे अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देनी पड़ेगी बिफोर आप उस ऑडिट की फाइंडिंग्स को किसी भी प्रोसीडिंग में यूज़ करो। सेकंड, ऑडिट कंक्लूड होने के बाद आप जो प्रपोज टैक्स, इंटरेस्ट एंड अदर लाइबिलिटी वो भी कम्युनिकेट करोगे और उसे अपॉर्चुनिटी दोगे कि वो डिस्चार्ज कर सके उस अमाउंट को बिफोर 73 और 74, 74A। अगर वो फिर भी डिस्चार्ज नहीं करता तो आप 73, 74, 74A के अंदर प्रोसीडिंग्स कर सकते हो। एंड जैसे डायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, आपका ईयर वाइज असेसमेंट होता है, यहाँ पे ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। फॉर मल्टीपल फाइनेंशियल ईयर भी आपका सिंगल ऑडिट हो सकता है। देन इसके कुछ जो पॉइंट हैं, सेक्शन 2 जनरली पहले जो इनडायरेक्ट टैक्स लॉज थे उनमें कहीं ऑडिट डिफाइन नहीं था। GST इज द फर्स्ट इनडायरेक्ट टैक्स लॉ जिसमें ऑडिट डिफाइन किया है। इन्होंने बोला मीन्स एनी एग्जामिनेशन ऑफ एक्सेट्रा एक्सेट्रा फर्निश्ड बाय रजिस्टर्ड पर्सन। सो जो आपका ऑडिट है वो सिर्फ रजिस्टर्ड पर्सन का हो सकता है, अनरजिस्टर्ड पर्सन का नहीं हो सकता। इवन दो हो सकता है अनरजिस्टर्ड पर्सन लाइबल टू बी रजिस्टर्ड हो, उस केस में भी उसका ऑडिट नहीं हो सकता। 65 के अंदर सिर्फ रजिस्टर्ड पर्सन का हो सकता है। और ऑडिट का मतलब ये नहीं है कि ऑटोमेटिकली आपकी डिमांड आ जाएगी। अगर आपको डिमांड देनी है बेसिस ऑडिट रिपोर्ट तो आपको 73, 74, 74A का सेपरेटली प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। देन 66 के अंदर हमारा स्पेशल ऑडिट आता है। अब स्पेशल ऑडिट बेसिकली क्या होता है, इसमें अथॉरिटीज़ खुद ऑडिट नहीं करती, किसी CA CMA से कराती हैं। तो बेसिकली कौन बोल सकता है कि रजिस्टर्ड पर्सन को क्या अपना स्पेशल ऑडिट कराओ और कब बोल सकता है? तो कोई भी स्क्रूटनी अगर चल रही थी या कोई भी इंक्वायरी चल रही थी या कोई भी इन्वेस्टिगेशन या कोई भी प्रोसीडिंग चल रही थी, एंड उस प्रोसीडिंग में उस ऑफिसर को, कौन से ऑफिसर को वो हम देखेंगे, उस ऑफिसर को लगता है कि जिस हिसाब से केस के नेचर या कॉम्प्लेक्सिटी है उस और इंटरेस्ट और रेवेन्यू का इंटरेस्ट है, स्पेशल ऑडिट होना चाहिए। अगर उसे ऐसा लगता है
तो स्पेशल ऑडिट हो सकता है। क्या रीज़न हो सकते हैं स्पेशल ऑडिट के? सिर्फ 2 रीज़न हो सकते हैं, या तो वैल्यू करेक्टली डिक्लेयर्ड नहीं है या फिर आईटीसी विद इन नॉर्मल लिमिट्स नहीं है। और इवन दो टैक्स पेयर ने हो सकता है अपना ऑडिट सेपरेटली भी करा रखा हो, इवन देन 66 के अंदर स्पेशल ऑडिट हो सकता है। अब कौन स्पेशल ऑडिट के लिए बोल सकता है? सो कोई भी ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर, तो एटलीस्ट असिस्टेंट कमिश्नर तो आप होने चाहिए, प्लस आपके पास कमिश्नर का प्रायर अप्रूवल भी होना चाहिए। डायरेक्शन कैसे दी जा सकती है? रजिस्टर्ड पर्सन ओनली। तो क्या हमने देखा 65 के अंदर भी रजिस्टर्ड पर्सन, 66 के अंदर भी रजिस्टर्ड पर्सन, यानी जीएसटी के अंदर अनरजिस्टर्ड पर्सन का ऑडिट हो ही नहीं सकता, दोनों के अंदर ऑडिट सिर्फ रजिस्टर्ड पर्सन का हो सकता है। ऑडिट कौन कर सकता है? कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट जो कि कमिश्नर ने नॉमिनेट किया है, जो ऑर्डर है ऑडिट कराने का, जो ऑर्डर उन्होंने दिया है उसके अंदर स्पेसिफाई किया है, या फिर कोई भी कॉस्ट अकाउंटेंट, वो भी या तो कमिश्नर मतलब वो भी कमिश्नर ने नॉमिनेट किया होगा एंड उस ऑर्डर के अंदर डायरेक्शन के अंदर वो स्पेसिफाई करके देंगे। टाइम लिमिट क्या होती है? तो जो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट जो ऑडिट कर रहे हैं, वो अपनी रिपोर्ट जो होगी ड्यूली साइंड सर्टिफाइड कॉपी उन्हें असिस्टेंट कमिश्नर को देनी होगी, जिसने बेसिकली ऑडिट का डायरेक्शन दिया था, एंड जो रिपोर्ट होगी वो विद इन 90 डेज आपको देनी होती है। अगर 90 डेज नहीं दे पा रहे तो असिस्टेंट कमिश्नर एक्सटेंड कर सकता है पीरियड फॉर अ फर्दर पीरियड ऑफ 90 डेज। कब कर सकता है? या तो रजिस्टर्ड पर्सन ने, या चार्टर्ड अकाउंटेंट ने, या कॉस्ट अकाउंटेंट ने एक एप्लीकेशन फाइल करी है, या फिर कोई भी अदर रीजन, सफिशिएंट रीजन उसे लगता है तो वो फर्दर 90 डेज से एक्सटेंड कर सकता है। जो एक्सपेंस ऑडिट के एक्सपेंसेस होंगे, रेमुनरेशन होगी सीए की, बाकी लॉजिस्टिक्स वगैरह के होंगे, वो सब कमिश्नर डिटरमाइन करेगा, कमिश्नर ही पे करेगा, यानी गवर्नमेंट पे करेगी, एंड वो डिटर्मिनेशन फाइनल होगी। अब इसमें भी अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना होगा। ऑडिट फाइंडिंग के साथ प्रपोज टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, वो सब चीज़ें कम्युनिकेट करोगे, और रजिस्टर्ड पर्सन को एक अपॉर्चुनिटी दोगे कि वो उन्हें पे कर सके, डिस्चार्ज कर सके। अगर डिस्चार्ज नहीं करता तो 73, 74, 74A की सेपरेट प्रोसीडिंग्स हो सकती हैं। प्लस जस्ट बिकॉज आपने नॉन पेमेंट करी है, ऑडिट के अंदर नॉन पेमेंट निकली है, वो खुद से ही ऑटोमेटिकली रिकवरी प्रोसीडिंग शुरू नहीं होगी। पहले आपको 73, 74, 74A की प्रोसीडिंग्स करनी पड़ेगी, उसके बाद आप रिकवरी पे जा सकते हो। अब इसमें भी कुछ हमारे स्पेशल नोट्स हैं। इसमें यही है कि इसमें ना क्लियरली ये नहीं बोलता कि जो आपका रजिस्टर्ड पर्सन है उसे भी कॉपी ऑफ ऑडिट रिपोर्ट मिलेगी या नहीं मिलेगी। वो बोलता है कि उस ऑडिट रिपोर्ट के बेसिस पर अगर आप कोई भी एक्शन लोगे तो आपको एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देनी पड़ेगी। तो अब इसमें ये क्लियर नहीं है कि सिर्फ रिपोर्ट्स के अंदर जो फाइंडिंग है वो आप एक्सट्रैक्ट करके दोगे या पूरी ऑडिट रिपोर्ट दोगे, बट एज अ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस पूरी रिपोर्ट आपको मिलनी चाहिए। सो दिस इज़ योर चैप्टर असेसमेंट एंड ऑडिट। इसमें बहुत क्लियरली हमने कवर किया है। सो दिस इज़ असेसमेंट एंड ऑडिट। आई थिंक आप लोगों को ढंग से समझ आया होगा। सो अब असेसमेंट एंड ऑडिट ना प्रैक्टिकली बहुत रेलेवेंस रखता है, एंड इसमें काफ़ी जजमेंट्स भी हैं, बट कंसिडरिंग टाइम कॉन्स्टेंट हम रिवीजन वीडियो में नहीं करा पाए। आई ट्राई कि मैं सेपरेटली वीडियो करूँ, अदरवाइज रेगुलर लेक्चर में तो हम करेंगे ही करेंगे। इसमें मोस्टली थियोरेटिकल क्वेश्चन होते हैं, बट स्टिल इसके क्वेश्चन मैं क्वेश्चन वाली सीरीज़ में कवर कर दूँगा। सो या थैंक्स फॉर वॉचिंग। लेट्स सी नेक्स्ट चैप्टर कौन सा टेकअप करते हैं। मोस्ट प्रोबेबली आई विल टेक अप in sequence. So now we have covered till section 66. So I think I'll take up section 67 to 71, which is inspection, search and etc. बिकॉज एक फ्लो आपका बनेगा। और प्लस ये चैप्टर से कैसे होते हैं जो जनरली बच्चे इग्नोर करते हैं, है ना। आपको आईटीसी आप ढंग से पढ़ के जाओगे, आप सप्लाई ढंग से पढ़ के जाओगे, आप रिवर्स चार्ज ढंग से पढ़ के जाओगे, बट ये सब चीज़ें इनकी न्यूएंसेस जो होते हैं, जैसे इतने कुछ एडिशनल पॉइंट्स हमने पढ़े, आई डोंट थिंक सो कि मोस्टली बच्चे इन चीज़ों पे ध्यान देते हैं। और इनफैक्ट काफ़ी नोट्स में, काफ़ी उसमें भी आपको नहीं मिलेंगे। हो सकता है आपको एडिशनल पॉइंट जिन्होंने ऑलरेडी रेगुलर क्लास कर रखे हैं उन्हें एडिशनल पॉइंट भी कुछ लगे, बट ठीक है, आई कैन अंडरस्टैंड कि मार्क्स वगैरह कम होते हैं इस चैप्टर के, 4-5 मार्क का क्वेश्चन आता है, बट स्टिल आई थिंक मुझे लगता है कि हमें ढंग से करना चाहिए प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग। सो बेसिस दैट लॉजिक ओनली मैंने इसमें जितना हो सकता था मैंने उतना डिटेल में कवर किया। नो डाउट स्टडी मेट तो 100% कवर हुआ है, उसके अलावा भी आई ट्राइड कि कुछ एडिशनल पॉइंट्स मैं आपको बता सकूं, बट दिस इज़ अ चैप्टर जिसमें काफ़ी अच्छे से और समझा जा सकता है, और डिटेल में एक एक चीज़ इसमें समझी जा सकती है बेसिस जजमेंट कि क्या पहले 61 फॉलो करना चाहिए, डायरेक्ट 73 कर सकते हैं, नहीं कर सकते, ऑडिट मैंडेटरी है या सीधे 73 कर सकते हैं, उस तरह की चीज़ें काफ़ी सारे क्वेश्चन इसमें आते हैं। बट अगेन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो इतना रेलेवेंट नहीं है, और अभी इतना टाइम कॉन्स्टेंट हमने कवर नहीं करे। सो आई होप ये आपको एग्जाम में भी काफ़ी हेल्पफुल होगा। नोट्स I'll share the Google Drive link in the वीडियो डिस्क्रिप्शन। उसमें आपको ये नोट्स मिल जाएंगे, प्लस आपको मेरी लास्ट वीडियो आईटीसी की थी, आईटीसी के रिवाइज नोट्स मिल जाएंगे। तो उसमें 1-2 ड्राफ्टिंग मिस्टेक थी जो मैंने अपनी क्लास में भी हाईलाइट की थी, नॉट ड्राफ्टिंग मिस्टेक मतलब हेडिंग वगैरह उसमें थोड़ी रिपीट हो रही थी 1-2, वो मैंने हटा दिए हैं, बिल्कुल रिवाइज नोट कर दिए हैं। दैट आई हैव अपलोडेड ऑन गूगल ड्राइव, ये भी मैं अपलोड कर दूँगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट वीडियोज़ एंड अपकमिंग अपडेट्स। थैंक यू।